हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम लेकर आए हैं इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की। इसमें हम कंप्लीट 1 ईयर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। साथ ही साथ इसमें हम हरियाणा का पूरा जितना भी करंट अफेयर्स है इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी वाले पार्ट का वो हम कंप्लीट करेंगे। ये पूरी की पूरी वन शॉट वीडियो है आपके लिए हरियाणा के लिए, तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। एंड बिफोर स्टार्टिंग मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ उसे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस वीडियो की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो इसमें बेसिकली हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी की डेफिनेशन से। तो आपको पता होना चाहिए कि इन्वायरमेंट और इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है। इन्वायरमेंट का मतलब होता है कि बायोटिक और एबायोटिक का जो फैक्टर्स होते हैं वो मिलाकर आपको जो है एक इन्वायरमेंट को बनाते हैं। तो बायोटिक में आपका क्या आता है, जैसे बायोटिक में आपके प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि आपके बैक्टीरिया, फंगल्स, ये सारी चीज़ें होती है, ये पूरा का पूरा जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसको हम बोलते हैं बायोटिक। और जितने भी ए लिविंग होते हैं, मतलब नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि आपका एयर, वाटर, सॉइल, क्लाइमेट, ये सारे जो है मिलके आपका एबायोटिक कंपोनेंट को इन्हांस करते हैं। तो इन सारे दोनों का जो मिक्सचर होता है वही आपको मिलाकर एक इन्वायरमेंट को क्रिएट करता है। तो फिर हम बात करते हैं इकोलॉजी की। इकोलॉजी बेसिकली क्या होता है, जो भी बायोटिक एक लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है उसका जो एक कंपोनेंट है इन्वायरमेंट जो होता है, वो कैसे जो है एक रिलेशनशिप होता है बिटवीन ऑर्गेनिज्म और जिस इन्वायरमेंट में वो रह रहे हैं। मतलब इन्वायरमेंट में बहुत सारे इकोसिस्टम्स आते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम होते हैं। वाटर इकोसिस्टम होता है आपका, ओशन होता है, रिवर इकोसिस्टम है आपका सॉइल इकोसिस्टम है, आपका लैंड इकोसिस्टम है। तो डिफरेंट डिफरेंट इकोसिस्टम में कैसे वो एक दूसरे से रिलेशनशिप में आते हैं, तो उसको हम बोलते हैं इकोलॉजी। तो अब हम बांटते हैं हरियाणा की इकोलॉजी के बारे में। तो हरियाणा का जो इकोलॉजी है बेसिकली हरियाणा में क्या है, कहाँ पे आता है, ये आता है आपका नॉर्दर्न प्लेन्स में। और सदर्न में क्या है आपके यहाँ पे स्क्रब फॉरेस्ट है, अरावली रेंज है। अगर मैं वेटलैंड की बात करूँ, ड्रेनेज सिस्टम जो वहाँ पे बेसिकली जो है वो आपका साहिबी बेसिन जो है वेटलैंड, वही उसको पूरा का पूरा करता है, मेजर सिस्टम है। और उसमें कौन कौन सा आता है आपका बसाई आता है। बसाई आप बेसिकली आपको गुरुग्राम वाले रीजन में आता है। और उसके बाद आपका आता है खापरास और आपका भिंडावस। तो ये पूरा का पूरा आपका ड्रेनेज सिस्टम है। अगर मैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ एरिया की बात करूँ तो इसमें चिचला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है, जो कि कुरुक्षेत्र में है, वो भी इसमें वेटलैंड और बर्ड हैबिटेट के रूप में आती है। अब हम बात करूँ इकोसिस्टम के बारे में, तो बेसिकली सबसे पहले हम अरावली रेंज के बारे में बात करते हैं। अरावली जो है हरियाणा का बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन है। ये बहुत ही फ्रेजाइल भी है। फ्रेजाइल का मतलब ये बहुत सेंसिटिव है और ये क्रूशियल भी है। साथ ही साथ क्रूशियल क्यों है, ताकि हमारी जो एयर क्वालिटी, जितना पॉल्यूशन हो रखा है उसको मेंटेन कर सके। हमारा जो ग्राउंड वाटर है, बहुत सारी रिवर्स इसमें से निकलती है, तो ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करने में हमें हेल्प करती है। तो इसलिए ये बहुत ही क्रूशियल है। अगर मैं बात करूँ कि ये जो है अरावली जो है, इसका जो मेजर जो अभी हमने जो देखना है वो किस लिए, ताकि हम कंट्रोल करें। यहाँ पे हमें मेजर फोकस है कि वहाँ पे जो इन्वेजिव स्पीशीज़ है लेंटाना की, उसको हम फोकस करें। लेंटाना बेसिकली आपने देखा होगा एक प्लांट है जिसमें छोटे छोटे से जो है कलरफुल से है, बहुत सारे रंग बिरंगे से छोटे छोटे फ्लावर्स निकलते हैं। तो ये एक इन्वेजिव स्पीशीज़ थी। अब ये इन्वेजिव स्पीशीज़ हमारी जो नेटिव स्पीशीज़ है उसको बर्बाद करी है। क्या बेसिकली क्या होता है कि अगर सपोज ये एक स्पीशीज़ है और एक है ये वाई, ये जो वाई जो है इंडिया में बहुत पाई जाती है, ये आपकी क्या हो गया, नेटिव। ठीक है। तो ये जो एक्स है ना, जब ये यहाँ पर आ गई वाई के एरिया में, तो क्या करेगी, पूरे के पूरे वाई को खाने लग जाएगी, उसको डिग्रेड कर देगी, सारा न्यूट्रिशन ले लेगी। तो ये क्या है, एक्स क्या बन के आपकी एक इन्वेजिव स्पीशीज़ जो कि आपकी नेटिव स्पीशीज़ को डिस्ट्रॉय कर रही है। तो इसलिए हमें कंट्रोल करना है इस पर्टिकुलर स्पीशीज़ को। तो लेंटाना इज़ आपका इन्वेजिव स्पीशीज़ है जो कि आपकी जो नेटिव स्पीशीज़ है उनको ख़राब कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बसई वेटलैंड, जो कि आपका गुरुग्राम में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बर्ड और बायोडाइवर्सिटी एरिया है, जो कि आपकी बहुत सारी माइग्रेटरी और इंडेंजर्ड बर्ड को सपोर्ट करता है। इस बार बहुत मैसिव 35,000 से 45,000 के आसपास माइग्रेटरी बर्ड्स आपके बसई वेटलैंड में देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे एक जो है प्रेशर क्या फेस कर रहे हैं ये लोग बर्ड्स का। बेसिकली यहाँ पे जो पानी जो थी, जो पॉन्ड्स, जो लेक्स थी, वो सारी की धीरे धीरे लुप्त होती जा रही है बिकॉज ऑफ कंस्ट्रक्शन। बहुत सारा रेजिडेंशियल एक्सपेंशन यहाँ पे हो रहा है, पॉल्यूशन का थ्रेट आ रहा है, तो जिसकी वजह से जो इनकी जो नेचुरल हैबिटेट था वो डिस्ट्रॉय होता जा रहा है डे बाय डे। नेक्स्ट हम बात करते हैं खापरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, जो कि आपकी झज्जर में लोकेटेड है। और ये भी एक वेटलैंड कॉरिडोर जो कि आपका लिंक है किससे, साहिबी रिवर से। दूसरी जो है आपकी आती है नेक्स्ट बटकाल लेक, जो कि आपके फरीदाबाद में है। ये भी अगेन ड्राई हो रखी है बिकॉज ऑफ दी माइनिंग, और जो कि आपके जो आपका इन्वायरमेंट डिग्रेड हो रहा है उसकी वजह से। अब हम बात करते हैं नेशनल पार्क के बारे में। हरियाणा में जो है बेसिकली 2 नेशनल पार्क है। सब पहला आपका सुल्तानपुर नेशनल पार्क और दूसरा आता है आपका कालेसर, जो कि आपका यमुनानगर में है।
ठीक है। जो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है आपका गुरुग्राम में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रामसर साइट भी है और ये कहाँ लोकेटेड आपका सेंट्रल एशियन फ्लाईवे पर। और इस यहाँ पर जो है बेसिकली 320 तरह की बर्ड स्पीशीज़ देखने को मिलती है, जिसमें आपकी साइबेरियन क्रेन, आपकी इसमें ग्रेटर फ्लेमिंगो, बार हेडेड घूस, आपका ग्रे लेग घूस, आपका नॉर्दर्न पिनटेल और ब्लैक टेल गॉड ये देखने को मिलती है। तो रिसेंटली यहाँ पे जो विंटर्स में बहुत सारी जो है बर्ड्स देखने को मिली, जिसकी वजह से बहुत सारा टूरिस्ट भी आया, G20 डेलीगेट्स भी आए आपके इको टूरिज्म का शोकस इवेंट्स के लिए। तो अब बेसिकली हमें यहाँ पे 25,000 से 35,000 के आसपास जो है बर्ड स्पीशीज़ देखने को मिली है। और एक रेयर डक जो है आपकी जो फेलिकेटेड डक बोलते हैं वो भी यहाँ पे स्पॉट की गई है 2025 के सितंबर के महीने के अराउंड में, फिर 8 सितंबर में देखने को मिली है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कालेसर नेशनल पार्क की, जो कि आपको यमुनानगर में है। ये एक वो जो है आपका स्टेटस क्या है इसका, बेसिकली आपका जो कालेसर नेशनल पार्क है, आपका जो राजाजी नेशनल पार्क जो कि आपका उत्तराखंड का है, और सिम बालबरा नेशनल पार्क जो कि आपका हिमाचल प्रदेश है, उससे कनेक्टेड है ये। और यहाँ ये फेमस किस लिए, आपका साल ट्री के लिए। यहाँ पे बहुत सारे साल के पेड़ देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ ये नेचुरल हैबिटेट है लियोपार्ड का, बाकिंग डियर का, और कभी कभी यहाँ पे टाइगर भी देखने को मिल जाता है। तो रिसेंटली इसमें क्या क्या इसको कनेक्ट किया जा रहा है आपके नेबरिंग स्टेट से, और एक न्यू कॉरिडोर बना रहे हैं मूवमेंट किसके लिए, जिसको बोलेंगे शिवालिक इको लेयर, ताकि हम जो लियोपार्ड्स है उसकी मूवमेंट को मॉनिटर कर सके। ठीक है, लियोपार्ड की मूवमेंट को मॉनिटर करने के लिए हमें क्या बना रहे हैं, यहाँ पे शिवालिक इको लेयर बना रहे हैं। कहाँ पे बना रहे हैं, कालेसर नेशनल पार्क में बना रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम जो एलिफेंट के लिए ग्रीन कॉरिडोर का भी काम यहाँ पे चल रहा है, ताकि हम जो उत्तराखंड का राजाजी नेशनल पार्क है उसको कनेक्ट कर सके कालेसर से। नेक्स्ट हम बात करते हैं कौन कौन से इनिशिएटिव्स अभी गवर्नमेंट ने बनाए हैं, हरियाणा गवर्नमेंट ने। सबसे पहले हम स्टेट इन्वायरमेंट प्लान देखते हैं SCP 2025-26 में। इसमें हमारे जो CM है नायाब सिंह सैनी जी, उन्होंने क्या किया है, एक रोड मैप बनाया है ताकि हम बहुत सारे इन्वायरमेंट प्लान्स को जो है इसमें ऑप्टिमाइज कर सके। कैसे कि क्या करना है, बेसिकली हमें इंप्रूव करनी है अपनी एयर क्वालिटी, वेस्ट मैनेजमेंट को, वाटर को रीयूज़ करना, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करना, और हमें जो पॉल्यूशन है उसको कैसे हम मिटिगेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन को मिटिगेट करना होगा। उसके लिए बेसिकली हमें मीथेन और ब्लैक कार्बन को मिटिगेट करना है, उसको रिड्यूस करना है। तो ये हरियाणा जो है पहली ऐसी स्टेट बनेगी जो मिटिगेट करने की स्पेसिफिक रिपोर्ट भी बनाएगी। वेस्ट मैनेजमेंट हमने हरियाणा ने सोचा है कि जितना भी वेस्ट निकलता है सॉलिड म्युनिसिपल वेस्ट वगैरह, उसको हम 100% जो है डिग्रेड करेंगे उसको। और अभी रिसेंटली जो है एज ऑफ जनवरी 2026 में 50 to 60% जो है जो आपका वेस्ट है उसको हम पूरा का पूरा उसको रिसाइकिल कर रहे हैं, उसको डिग्रेड कर रहे हैं पूरा। और इसीलिए 13 जो है न्यू इंटीग्रेटेड प्लांट्स भी बनाए जा रहे हैं। तो बेसिकली आपका जो इन्वायरमेंट पॉलिसी है, प्लान है, स्टेट इन्वायरमेंट प्लान है, इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स हो रहेंगे कि अपने एयर को क्लीन करना है, सॉलिड वेस्ट को मैनेज करना है, ई वेस्ट कलेक्शन सेंटर्स बनाने हैं, सी वेस्ट को ट्रीटमेंट करना है, रीयूज़ करना है, और साथ ही साथ आपको बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स भी चलाने हैं, तो कैसे हम वेस्ट मैनेजमेंट को रिड्यूस कर सकें। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं अरावली सफारी प्रोजेक्ट पार्क प्रोजेक्ट के बारे में। ये जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट सफारी पार्क बन सकता है, लेकिन अभी इसको जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसके काम के ऊपर स्टे लगा रखा है। इसका जो तो रफली जो था कि हम कितने एरिया में बनाएंगे, 10,000 एकड़ में बनाएंगे, लेकिन फर्स्ट फेज में जो है अभी 3300 की एकड़ की जो लैंड है उस पर स्टार्ट कर चुके हैं गुरुग्राम और नूह में। लेकिन अभी इसको स्टे लगा रखा है ताकि क्योंकि गवर्नमेंट को सुप्रीम कोर्ट का लग रहा है कि इससे जो है बहुत सारी जो है चीज़ों को डिग्रेड कर दिया जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट कह रही है कि इससे हम जो फॉरेस्ट जो डिग्रेड हो गया उसको हम रिस्टोर कर देंगे। तो अभी लेकिन एज ऑफ नाउ इस काम पे भी जो है स्टे लगा हुआ है। अब हम बात करते हैं बनवारी लैंडफिल क्राइसिस के बारे में। बनवारी लैंडफिल क्राइसिस में क्या है, बेसिकली ये एक लैंडफिल है जहाँ पे बहुत मैसिव जो है आपका जो म्युनिसिपल वेस्ट है वो इकट्ठा हो चुका है, जिसकी वजह से ये एरिया लगता है आपका गुरुग्राम और फरीदाबाद के आसपास है। वो उसका जो म्युनिसिपल वेस्ट है, जो कूड़ा है, उसमें से टॉक्सिक गैसेस रिलीज हो रही है, वो धीरे धीरे लीच करके आपके अरावली के फॉरेस्ट और जो ग्राउंड वाटर है वहाँ पे मिक्स हो रही है, जिसकी वजह से अनेक ये अलग से एक इशू बन के आ रहा है। तो हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन ने जो है एक बोर्ड ने एक इसके कॉम्प्लाइंस के लिए एक ऑडिट रिपोर्ट बना रहे हैं, वो उसको कैसे उसको सेग्रीगेट किया जाए। और NGT ने भी इसके रिगार्डिंग आपकी वहाँ हरियाणा गवर्नमेंट की जो है रिमांड ली है कि इसको आप जल्दी से मैनेज करो और इसको क्लीन अप करो। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्री कटिंग कंट्रोवर्सी इन रोहतक में। रोहतक में अभी जो है बहुत मैसिव ट्री कटिंग हो रही है। 38 एकड़ के लैंड पे जो है पेड़ों को काटा गया है, जिसकी वजह से इन्वायरमेंट को डिग्रेड हो सकते हैं, इसलिए इसके ऊपर पंजाब हरियाणा कोर्ट ने इंटरवीन किया है और उसको स्टॉप किया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंट गवर्नेंस के बारे में। इसके बारे में हमें भी कुछ अभी एज ऑफ नाउ कुछ बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, इसको आप छोड़ दे सकते हैं।
नेक्स्ट हम बात करते हैं सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में। हमारे जो हरियाणा के सीएम हैं उन्होंने अभी रिसेंटली प्रमोट कर रहे हैं कि हम कैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग को हमें यूज़ करना है, क्योंकि हम जो अभी जो फार्मिंग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह केमिकल्स का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो है बहुत सारी आजकल हम बीमारियाँ देखने को मिल रही हैं। तो इसलिए हम प्रमोट कर रहे हैं कि हम कैसे हम ऑर्गेनिक चीज़ों को बनाएं और अपनी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस हैं फार्मिंग की वो यूज़ करें और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम प्रमोट कर सकें। माइक्रो इरीगेशन करें, सोलर पंप्स का यूज़ करें, तो ये सारी चीज़ें करें और अपनी जो सॉइल की हेल्थ है उसको बार बार हम कर सकते हैं और केमिकल का जो यूज़ है उसको रिड्यूस करना है। तो अब हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी स्पॉटलाइट के बारे में। अभी जो है बेसिकली सोच रहे हैं कि जो हमारा जो चंडीगढ़ है उसको जो उसके लिए हमने एक स्ट्रिप टाइगर बटरफ्लाई को उसका स्टेट बटरफ्लाई ऑफ चंडीगढ़ भी बनाया गया है। इससे हम प्रमोट कर रहे हैं बायोडाइवर्सिटी की। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट, जो कि जिसका मोटिव है हमारे जो हरियाणा के जो इन्वायरमेंट मिनिस्टर है राव नरबीर सिंह जी, इन्होंने जो है एक अरावली को कैसे हमें सेव करना है 2030 तक, उसके लिए एक रोड मैप प्रोजेक्ट बनाया है। उसमें बेसिकली हम कैसे उसको रीस्टोर कर सकते हैं, जैसे जो आपका जो राजस्थान से जो आपका जो रेगिस्तान है वहाँ की जो मिट्टी उड़ के आती है, तो वहाँ पे जहाँ वो मिट्टी उड़ के जाती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ की जो लैंड होती है वो बंजर हो जाती है, बैरन हो जाती है। तो उसको हम कैसे उसे रोक सकते हैं और उस पर्टिकुलर जो हमारे पास जो लैंड है ऑलरेडी, हम उसको कैसे रीस्टोर करना है, कैसे उसको एक शील्ड की तरह प्रोटेक्ट करना है, तो इसके रिगार्डिंग ये गोल है। तो इसका OCM स्टेटस क्या है कि गुरुग्राम अरावली बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है वो बनाएंगे, वो कंटिन्यू करेगा एज इंडियाज फर्स्ट OCM साइट। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा के क्लीन एयर प्रोजेक्ट के बारे में। इसमें बेसिकली इसमें जो क्लीन एयर के लिए इसमें दो चीज़ें जो है सपोर्ट कर रही है। सबसे पहले वर्ल्ड बैंक जो है वो सपोर्ट कर रहा है उसमें ताकि हम एयर क्वालिटी को कैसे इंप्रूव करें। तो वर्ल्ड बैंक जो है इसमें फंडिंग कर रहा है अक्रॉस द इंडो गैंगेटिक प्लेन के रिगार्डिंग, ताकि हम पूरी की पूरी एयर क्वालिटी को कैसे इंडो गैंगेटिक प्लेन में कैसे हम इंप्रूव करते। और साथ ही साथ जो है हाइड्रोजन ट्रेन जो जींद सोनीपत में जो है आपका फर्स्ट रूट बना जाएगा, उसमें वहाँ पे हाइड्रोजन ट्रेन जो है उसके ट्रायल जो है स्टार्ट कंडक्ट करने जा रहे हैं। 2025 में हो चुका था, ये एक मेजर ग्रीन एनर्जी माइलस्टोन है पूरी की पूरी हरियाणा स्टेट के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कम्युनिटी कंजर्वेशन स्कीम्स के रिगार्डिंग। तो सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंटली आपके जो है प्राण वायु देवता योजना, ये हमने जो गवर्नमेंट स्कीम्स वाली जो वीडियो थी मेरी, मैंने उसमें आपको पढ़ाया था कि जितने भी जो ट्रीज है 75 ईयर्स तक जो है ओल्डर है उनके लिए जो अगर आप उनकी देखभाल करोगे तो आपको 2500 रुपीज़ जो है आपको एनुअल पेंशन मिलेगी एक ट्री के लिए। ठीक है, और लास्ट में इसमें आते हैं आपकी वन मित्रा योजना। इसमें जो यूथ है वो आपकी जो है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करेंगे। अब हम कुछ लीगल फ्रेमवर्क्स देख लेते हैं इसके रिगार्डिंग, जिससे आपके कौन कौन से फ्रेमवर्क है। इसमें बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है मैच द फॉलोइंग में कि कौन सा एक्ट जो है कब आया था। आपका इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में आया था। ये आपका जो है स्टेट इन्वायरमेंट अथॉरिटीज़ को आपका लॉ बनाने के लिए इनेबल करता है। दूसरा आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 का, ये रेगुलेट करता है नॉन फॉरेस्ट यूज़। अगर आप फॉरेस्ट में नॉन फॉरेस्ट यूज़ करोगे तो उसके लिए जैसे कि आपने रोहतक वाला केस था उसके ऊपर ये अप्लाई हुआ था। फिर आपका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल जो कि गवर्न करता है म्युनिसिपल वेस्ट को कैसे हैंडल करना है, जैसे आपकी भंडवारी वाला जो ऑडिट हुआ था उसके रिगार्डिंग। और आपका जो NGT का जुरिस्डिक्शन जो है वो जितनी भी लैंडफिल वगैरह के एरियाज हैं उसको ये देखता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर जो प्लास्टिक जो है आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल है तो इससे क्या होगा, पॉल्यूशन होता है। जो प्लास्टिक आपसे पूछ सकते हैं प्लास्टिक जो है कैसा वेस्ट है, आपका नॉन बायोडिग्रेडेबल, मतलब ये कभी भी मरेगा नहीं। ठीक है, प्लास्टिक को आप जितना मर्जी कर लो ये ऐसे कैसे ही रहता है, सालों साल ऐसे रहेगा। नेक्स्ट जो बात करते हैं क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर हरियाणा में किस डिस्ट्रिक्ट में है, आपका कुरुक्षेत्र में है। तो क्विक रिवीजन देख लेते हैं। आपकी जो सिया हरियाणा जो है कब रिकॉन्स्टिट्यूट हुई थी, आपके दिसंबर 2025 में, वो आफ्टर बहुत टाइम बाद इसमें वैकेंसी आई है। भंडवारी लैंडफिल में ऑडिट कब हुआ है, आपको किसने कराया है, लॉन्च बाय ऑडिट हरियाणा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने 2026 में। ट्री कटिंग जो रोक दी गई थी, कहाँ पे रोकी थी, हरियाणा में, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंसर्न। ऑर्गेनिक जो है प्रोड्यूस के लिए सर्टिफिकेशन के लिए आपको लैब से आप एग्रीकल्चर को करो ताकि आप ऑर्गेनिक प्रोड्यूस करो। और लैंटाना को रिमूव करना है अरावली से, क्योंकि एक इन्वेसिव स्पीशीज है जो कि हमारी नेटिव स्पीशीज को डिस्ट्रॉय कर रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ आपके इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिसमें आपका सबसे पहले आपका आता है दिस इज 6th आपका ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, मतलब हमें जितनी भी हमारी टाइगर्स की कितनी हमारे पास अभी एज ऑफ नाउ कितने टाइगर्स हैं, तो उसका हम एक सेंसस होने जा रहा है। जनवरी में लॉन्च हुआ है ये, ठीक है, 5 जनवरी को, कि कितने हमारे टाइगर्स हैं इंडिया में, उसके लिए है। तो इसमें जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेंगे वो कौन सी करेंगे, हम M-Strips ऐप को यूज़ करेंगे। इससे जो है रियल टाइम डाटा मिलेगा कि कोई जो टाइगर्स है बेसिकली उनको एक तरह का एक स्ट्रिप बना देते हैं और उससे हम देखेंगे कि कितने टाइगर्स जो है इंडिया में हैं। तो इससे
रियल टाइम डाटा हमें मिलेगा, जीपीएस ट्रैकिंग होगी, तो हमारे पास एविडेंस होगा कि कितने टाइगर्स हैं। तो ये देखेंगे कि ये फर्स्ट टाइम जो है इंटेंसिवली फोकस कर रहे हैं टाइगर जो कि आउटसाइड टाइगर रिजर्व्स रहते हैं, तो उनकी मॉनिटरिंग के लिए। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्ट चीता जी की सेकंड जनरेशन के लिए। तो हमारे पास अब जो चीता जो है हमारे पास इंडिया में, आपको पता है कि वो जो है ख़त्म हो चुके थे। तो लेकिन अभी हमने जो चीता जो हमने मध्य प्रदेश में कुन्नू में नेशनल पार्क में हमने अफ्रीका से लेकर आए थे, तो अब हमारे पास जो चीता की जो पॉपुलेशन है वो 30 हो गई है, क्योंकि जो हमारी जो एक जो नेशनल जो इंडिया वन चीता थी मुखी, उसने जो है 5 कब्स को अभी बर्थ दिया है। तो हमारे पास जो चीता की जो जनरेशन पॉपुलेशन है वो 30 हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ न्यू स्पीशीज़ देखने को मिली है। वो न्यू स्पीशीज़ कहाँ कहाँ है? सबसे पहले आपकी जो है जो स्पीशीज़ है वो है आपकी राइनोफिस सिरुवेनिसिस। ये एक स्नेक की स्पीशीज़ है जिसमें जहर नहीं होता है, नॉन वेनस होता है। ये शील्ड टेक स्नेक है। कहाँ पे देखने को मिला है? ये आपका सिरुवनी हिल केरला में। फिर आपकी आती है डोलोमिडस इंडिकस। ये जो है आपकी फिशिंग टाइगर है, फिशिंग स्पाइडर की स्पीशीज़ है जो कि आपकी केरला में वायनाड में देखने को मिली है। फिर हम बात करते हैं ओपियोराइजा मिजोरा मिनिसिस। इसमें ये भी आपकी एक इंटेंजेंट फ्लावर है, एक प्लांट है जो कि फ्लावरिंग प्लांट है जो कि देखने को मिली है मिजोरम में। और नेक्स्ट लास्ट जो आती है आपकी आती है ब्रिज ओपोरस कनाडी। ये एक मैसिव बहुत बड़ा फंगस का प्लांट है जो कि आपको देखने को मिला है अरुणाचल प्रदेश में। इतना बड़ा है कि ये ह्यूमन का वेट भी सहन कर सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन फंड रूल्स के बारे में, जो कि नोटिफाइड हुए हैं जनवरी 2026 में। इन रूल से बेसिकली क्या ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं? जन विश्वास एक्ट बनाएंगे। बेसिकली इसमें जो भी आपको इन्वायरमेंटल वॉलेटर से जो भी पैसा कलेक्ट होगा उसके लिए एक डेडिकेटेड फंड बनाएंगे और उस पर्टिकुलर फंड को यूज़ करेंगे उन जो कंटेमिनेटेड साइट है उसके वापस रिस्टोरेशन में, और ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएंगे जिसके रिसर्च वर्क में यूज़ करें। तो मतलब जो भी आपका इन्वायरमेंट से वॉलेटर से जो भी हम चलान के पैसा लेंगे, उनसे जो पैसा लेगा उन पर्टिकुलर फंड को हम यूज़ करेंगे कंटेमिनेटेड साइट को और पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो इसमें जो रिवेन्यू जो शेयरिंग होगा 70% पेनल्टी जाएगी आपकी स्टेट को और 25% जाएगी सेंटर के पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं नमामि गंगे मिशन जो है उसके बारे में। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में जो आपका जो मिशन है इसमें ये आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ है? इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है आपका WII देहरादून, मतलब वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है, जो कि देहरादून में वहाँ से स्टार्ट हुआ है। इसमें क्या इंक्लूड कर रहे हैं? डॉल्फिन का रेस्क्यू एम्बुलेंस स्कीम ये लॉन्च की है ताकि हम स्पेशलाइज्ड रैपिड रिस्पॉन्स व्हीकल बना सकें गैंगेटिक डॉल्फिन के लिए। और दूसरा जो है वो क्या हुआ है? एक्वा लाइफ कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर, जो कि एक नेशनल हब है फ्रेश वाटर बायोबॉडी रिसर्च के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं द शांति बिल 2025। इस पर्टिकुलर बिल में जो है रिप्लेस कर रहा है ये बिल आपका 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट। इसने बेसिकली क्या था? इसमें इट पोजीशंस न्यूक्लियर एनर्जी को एज अ प्राइमरी ग्रीन एनर्जी का बनाया गया है, जिससे हम इंडिया जो है अपना जो नेट जीरो का जो टारगेट है उसको अचीव करने में हेल्प करेगा। जो नेट जीरो एमिशन, जब हम कार्बन डाइऑक्साइड मतलब जो भी हम कार्बन का जो नेट जीरो एमिशन करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका बैलेंस पॉलिटिकल पैकेज के बारे में। आपको पता है अभी जो COP30 हुई थी वो आपकी ब्राज़ील में हुई थी, अमेजोन में। उसमें हमने बहुत सारे जो एडेप्टेशंस थी हमने पढ़ेंगे, ट्रिपलिंग एडेप्टेशन, फाइनेंस वगैरह, ये सारा देखा था। तो हमें याद रखना है COP30 कहाँ पे हुई थी? आपकी बेलम ब्राज़ील में हुई थी, अमेजोन में। अब हम बात करते हैं ग्लोबल कार्बन बजट के बारे में। हमने जो इतना ज़्यादा कार्बन एमिशन कर दिया है तो जिसकी वजह से हमने रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं, मतलब रिकॉर्ड हाई कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन हुआ है। कितना? 38.1 बिलियन टन। तो हमने जो 1.5 का जो लिमिट थी उसको हम नियरली एग्जॉस्ट कर चुके हैं। अब हम बात कर रहे हैं फंगल नेटवर्क सिक्योरेशन की। हमें पता चला कि हमारी जो फंगल है, जो अंडर ब्रेकिंग है, कि जो हमारी जो माइक्रोराइजल फंगल नेटवर्क है उसने जो है 13.12 बिलियन टन का कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज करती है एनुअली। मतलब जो हम जितना भी एमिशन करते हैं उसका 1/3 जो है ग्लोबल एमिशन हमारा ये फंगल जो है, ये एक तरह का फंगस है, माइक्रोराइजल फंगल ये करता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल रामसर साइट्स के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी इंडिया में 96 हो गई है रामसर साइट्स। ठीक है, तो आपके रामसर साइट्स 96 हो चुकी हैं। अब इसमें जो है ये हाईएस्ट है इंडिया में। रिसेंटली इसमें 2 आई है। कौन सी 2 इसमें रिसेंटली ऐड हुई है, लेकिन हम सारे भी देखेंगे बाकी जैसे कि आपकी सिलसिला लेक जो है, जो कि आपकी कहाँ पे? राजस्थान में। आपका कोपरा जो है रिजर्वॉयर आपका छत्तीसगढ़ में है। उदयपुर और इंदौर को जो फर्स्ट रामसर वेटलैंड सिटीज का टैग दिया गया है। ठीक है, फिर आपके बिहार की अगर बात करूँ, बिहार में कहाँ पे है? आपका गोकुल जलाशय जो कि आपका बक्सर में है। उदयपुर झील आपका वेस्टर्न चंपारण में है, ये आपके बिहार में हुए। राजस्थान में और क्या है? आपका खिचवान
ठीक है, जो कि आपकी पलौदी में है। फिर आपका दूसरा मैं बात करूँ तो आपका ये क्या है आपका मेनार, जो कि उदयपुर में है। ठीक है, ये एक बर्ड्स विलेज है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिक्किम और तमिलनाडु में। इसमें क्या है आपकी खिचोपारी वेटलैंड, जो कि सिक्किम में है, और साथ में ये बर्ड सेंचुरी है ऑफ सकार कोटाई, और साथ में आपका थिरुनाकल, जो कि आपका कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। ये सारी आपकी जो लेटेस्ट रामसर साइट्स हैं वो है। अब हम बात करते हैं कि हमने जो 50% जो इंडिया का जो टारगेट्स है, जो नॉन फॉसिल फ्यूल से हमने बनाना था जून 2025 में, उसको हमने 50% टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है। मतलब हमने 2030 तक ही अचीव करना है, लेकिन 2025 में ही अचीव कर लिया है हमने। मतलब हमने 5 साल पहले ही अपने जो टारगेट था कि हम 50% नॉन फॉसिल फ्यूल का यूज़ करेंगे अपने एनर्जी जनरेशन में। अब हम बात करते हैं न्यू टाइगर और एलिफेंट रिजर्व के बारे में। माधव टाइगर रिजर्व जो है मध्य प्रदेश में जो है ऑप्शन फॉर्मली ऑपरेशनलाइज हो चुका है। तो ये एक एलिफेंट रिजर्व है इंडिया का, जिसकी वजह से अब इंडिया में जो है एलिफेंट रिजर्व जो है 33 हो गए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन फेज 2 के बारे में। हमने पढ़ लिया था कि डॉल्फिन रेस्क्यू एम्बुलेंस बनाएगी कहाँ पे, आपका देहरादून में। किसने स्टार्ट किया था, वर्ल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है, फोर न्यू नेशनल लेवल एक्शन प्लान बनेंगे फॉर रिवर डॉल्फिन, स्नो लेपर्ड एंड बस्टेड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं जीआईबी सेफगार्ड्स के बारे में। आपको पता है जो हमारी जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है वो बहुत ही ज़्यादा इंडेंजर होती जा रही है। उसके ऊपर बहुत सारे अलग अलग उसके जो हैबिटेट्स है उसको हम डिस्ट्रॉय करें, कभी उसको करंट लग रहा है, कभी आपके डिक्लोफेनेक नाम की दवाई है उसकी वजह से। तो बहुत सारे उसके ऊपर उसको सेफगार्ड करने के लिए सुप्रीम कोर्ट जो है कुछ कुछ गाइडलाइंस बनाती रहती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ब्लू कैटेगरी। ब्लू कैटेगरी में बेसिकली क्या है, आपको ई वेस्ट को जो है डिसमेंटल करने के लिए एक नई कैटेगरी बनाई है, ब्लू वेस्ट। ठीक है, ताकि इसके लिए उसको हम डिसमेंटल कर सके और रिसाइकिल कर सके टू फास्ट टैग ग्रीन अप्रूवल्स के लिए। अब हम बात करते हैं एंड ऑफ लाइफ व्हीकल। जितने भी आपके जो व्हीकल्स जिनको स्क्रैप कर चुके हैं, उन व्हीकल्स को जो है हम यूज़ करेंगे, रिसाइकिल करेंगे। किस चीज़ के लिए, उससे हम क्रिटिकल मिनरल्स जो हैं वो हम उसमें से निकालेंगे। ठीक है, तो ये इसके लिए बनाई गई है न्यू आपकी जो एंड ऑफ लाइफ मतलब ELV रूल्स 2025। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्नो लेपर्ड के बारे में। स्नो लेपर्ड की जो है लेटेस्ट जो है फर्स्ट एवर हमारा जो है इसका जो है जनगणना हुई थी स्नो लेपर्ड की। जो हमें अब देखा गया कि इंडिया में 718 जो है स्नो लेपर्ड है, और उसमें सबसे ज़्यादा मिली कहाँ पर है, आपकी लद्दाख में है 477। नेक्स्ट बात करते हैं मिस्ट्री प्रोग्राम के बारे में। मिस्ट्री प्रोग्राम में बेसिकली जो आपके जो मैंग्रोव्स है कितने हेक्टेयर में है, 4536 हेक्टेयर ऑफ मैंग्रोव जो है वो रिस्टोर किए गए हैं 2025 में अकेले। तो इंडिया नाउ रैंक ग्लोबली जो है 3rd नंबर पे आता है, जिसमें सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स हैं। मैंग्रोव्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फॉर द हमारे इकोसिस्टम के लिए बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को ये प्रमोट करता है मैंग्रोव्स। ये आपको सबसे ज़्यादा मैंग्रोव्स कहाँ पे देखने को मिलते हैं, सुंदरबन में। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम के बारे में। ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम जो है एक बेसिकली आपको आप जो भी आपने सपोज एक फॉरेस्ट को आपने अडॉप्ट कर लिया, ठीक है, आपको फिर एक क्रेडिट मिलता है। तो आप देखा रहेगा कि 5 साल के बाद आपने 40 जो उसकी जो उस पर्टिकुलर फॉरेस्ट की जो डेंसिटी है 40% ज़्यादा अचीव कर ली, तो आपको जो है ग्रीन क्रेडिट जो है क्रेडिट आपको मिल जाएगा कि आपने जो एक फॉरेस्ट को डिग्रेड होने से बचा के उसको वापस रिस्टोर कर दिया है। तो आपको 5 ईयर्स के बाद उसका असेसमेंट होता है। अगर आपने 40% से ज़्यादा कर दिया है तभी आपको उसको माना जाएगा कि आपने टारगेट जो है अचीव कर लिया गया है। तो हम नेक्स्ट देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंटली जो है आपकी UNFCCC की COP30 जो कि अभी बेलम में हुई है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे बेलम कौन सी कंट्री में आता है। तो इसका जो ओरिजिन में सबसे पहले आपको बताऊँ, थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड हम देखते हैं। तो इसका जो ये जो आपका जो जितनी भी आपकी कन्वेंशंस होती है COP30 वगैरह, तो इसका जो बेसिकली पर्पस था इसका ये है कि हमने अपनी कंट्रीज़ को डेवलप करने के लिए, एनर्जी को बनाने के लिए हमने बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ किया, फॉसिल फ्यूल का यूज़ किया, कोल का यूज़ किया, ट्रीज़ को कट डाउन किया। तो उससे क्या हुआ, हमारा जो क्लाइमेट है वो डिग्रेड हो गया। क्लाइमेट डिग्रेड होने से क्या हुआ, हमारे जो ग्रीन हाउसेज एमिशंस है, गैसेस है, वो बहुत निकली, जिससे हमारा जो क्लाइमेट है डे बाय डे वार्म होता जा रहा है। और उससे बहुत सारे ऐसे क्लाइमेट पे इम्पैक्ट पड़ रहे हैं जो कि हमारे ह्यूमन हैबिटेट और जो बाकी एनिमल्स वगैरह हैं उनके लिए भी बहुत ही डेंजरस साबित होते जा रहा है डे बाय डे। तो उन सारी चीज़ों को, उन क्लाइमेट चेंजेस को, जो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी लॉस हो चुकी है इन सारी चीज़ों को कट डाउन करने से, फॉरेस्ट को कट डाउन करने से, डिफॉरेस्टेशन से, अब तो डी वार्मिंग जो हमारी ग्लोबल वार्मिंग है वो बढ़ रही है। तो हम उन सारी चीज़ों को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। जो हमारी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो चुका है, जो हमारा क्लाइमेट चेंज में जो आ रहा है, इतना इम्पैक्ट पड़ रहा है, हमारी ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, हमारा ओशंस का लेवल बढ़ रहा है, हमारे जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो रहे हैं। तो ये सारा इम्पैक्ट है आपके ग्लोबल वार्मिंग का।
ठीक है। तो ये सारा चीज़ किससे हो रहा है, क्योंकि हमने इन्वायरमेंट के साथ खेला है। तो उसी चीज़ को हम अब कैसे रिपेयर कर सकते हैं। अब जो डेवलप्ड कंट्री है उन्होंने तो जो चीज़ कर ली है वो कर ली है, अब वो उसको हम स्टॉप कर सकते हैं, उनके पास टेक्नोलॉजी है। लेकिन जो पुअर कंट्रीज़ है उनके पास वो टेक्नोलॉजी अभी नहीं है, तो वो तो उसी चीज़ पर ही डिपेंड करती है, उन्हीं उन्हीं सोर्सेज पर डिपेंड करती है, वो फॉसिल फ्यूल कॉल को यूज़ करेंगे। लेकिन हाँ, हम कुछ स्टेप्स ज़रूर ले सकते हैं, तो कैसे उसको हम कम करें और जो डेवलप्ड कंट्री है वो कैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ की हेल्प कर सकती है। तो ये सारी चीज़ों में इस इन COP30 वगैरह में, इन सारे कॉप्स में डिस्कस होती है। कॉप मतलब कन्वेंशन ऑफ पार्टीज जो है उसमें होती है। तो सबसे पहले 1992 की हम बात करें तो वहाँ पे आपका रियो समिट हुआ था। रियो 1992 में आपका जो रियो समिट हुआ था, जिसको हम अर्थ समिट भी बोलते हैं, अर्थ रियो, इसको रियो डी जेनेरो भी बोलते हैं। तो वहाँ पे बात हुई कि हम कैसे इसको कम कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंटली फिर आपका क्योटो प्रोटोकॉल भी आया। उसके बाद फिर आपका 2015 में आपका पेरिस एग्रीमेंट आया, जिसमें बोला कि आप, क्योंकि ऐसे हम सबके किसी के ऊपर हम बोलेंगे कि आपको ये यूज़ नहीं करना, तो ऐसे बाइंडिंग नहीं हो पा रहा था वो चीज़। तो उसमें बोला कि आप हर एक कंट्री खुद से आगे चलकर आए और बताया कि हाँ, हम ये चीज़ एमिशन के लिए कम करेंगे, हम इस चीज़ से एमिशन को रिड्यूस करेंगे, हम क्या क्या स्टेप्स लेंगे, कितने टाइम में उसको, कितना लेवल को हम रिड्यूस करेंगे। तो इस टाइप के खुद एक कंट्री जब खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगी तो उससे थोड़ा इम्पैक्ट ज़्यादा आता है। तो पेरिस एग्रीमेंट में यही डिसाइड हुआ। तो उसके बाद फिर उसी के आगे हर साल इसकी मीटिंग चलती रहती है, कभी किसी कंट्री में तो कभी किसी कंट्री में। तो अभी जो लेटेस्ट मीटिंग हुई है वो आपकी बेलेम ब्राज़ील में हुई है। तो इसमें हमने जो डिसाइड किया गया है, तो इसमें यही बात की है कि जो आपके जो नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह है उसी के रिगार्डिंग की बात की गई क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कहाँ पर हुई थी, आपकी अमेजोन बेलम में हुई है, ठीक है। और इसमें जो है फोकस क्या रहा, आपका फॉरेस्ट एंड नेचर बेस्ड सॉल्यूशन के ऊपर। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स होते हैं, बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, दीज ऑल आर नॉट रेलेवेंट और इवन इट्स इज़ नॉट पॉसिबल टू रिमेंबर ऑल देम। तो जो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है और रेलेवेंट है हम वो सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइमेट फाइनेंस के बारे में। क्लाइमेट फाइनेंस में सबसे पहले उन्होंने एक जो एग्रीमेंट किया है वो है आपका ट्रिपल एडेप्टेशन फाइनेंस के बारे में बाय 2035 तक। इसमें बेसिकली क्या है, आपको जो है जो ट्रिपल जो है आपकी जो फंडिंग जो मिलती थी उसको 3 टाइम्स कर दिया गया है। पहले जो है 40 बिलियन मिलता था, $40 बिलियन मिलते थे इसको आपके जो क्लाइमेट को वो करने के लिए, अडेप्ट करने के लिए। अब लेकिन जो फंडिंग है उसको 3 टाइम्स कर दिया, तो अब टोटल 120 बिलियंस की फंडिंग मिलेगी, ताकि हम अपने जो क्लाइमेट को है और सेव कर सकें। साथ साथ क्लाइमेट के साथ साथ बात करते हैं अपने हेल्थ के बारे में भी। तो हमें क्लाइमेट चेंजेस की वजह से जो भी आपके हीट वेव्स आ रही है और जो भी डिसीजेज आउटब्रेक हो रहा है, मलेरिया हो रहा है, वट एवर द थिंग्स में भी, ठीक है, तो उन सबको हम कैसे अपने हेल्थ सिस्टम को कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, तो उसके लिए भी इन्होंने बात की है। तो उसको बोलते हैं बेलम हेल्थ एक्शन प्लान, ठीक है। ये कभी लॉन्च हुआ है, ये आपका हेल्थ डे जो आपको 13 नवंबर को आया था उसी में इसको लॉन्च किया गया। तो आपसे ये पूछ सकते हैं, फ्लैगशिप इनिशिएटिव लॉन्च हुआ है ऑन हेल्थ डे, दैट इज 13 नवंबर 2025 में। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो ट्रीटी हुई है, इसके अंदर जो नेक्स्ट है जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। अब जो ट्रांजिशन का मतलब होता है एक फेज से दूसरे फेज में जाना। अब इसका बेसिकली जो लिटरल मीनिंग है जो आपको बताया, एक फेज से दूसरे फेज में जाना, तो मतलब हम अभी जो फॉसिल फ्यूल्स, कोल इन सब का यूज़ कर रहे हैं, हमें इस फेज से हमें ग्रीन एनर्जी की तरफ जाना है, हमें ग्रीन एनर्जी करनी है, हमें ग्रीन हाउस एमिशन को रिड्यूस करना है। तो उसको रिड्यूस करने में हमें कुछ स्किल रिक्वायरमेंट होगी। हम एकदम से तो एक चीज़ से दूसरी चीज़ पर अडेप्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें स्किलिंग करनी होगी, अपने वर्कर्स को सिखाना होगा। हम एकदम से दूसरी चीज़ में जाएंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह काफ़ी बढ़ेगी, क्योंकि उनको वो चीज़ नहीं आती होगी। तो उनको हमें क्या करना है, हमें रीस्किल करना है, उनको सोशल प्रोटेक्शन भी देनी कि हाँ, अगर वो ये काम छोड़ के दूसरे काम में जाएंगे तो कैसे हम उनको अनएम्प्लॉयमेंट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ों को ध्यान रखते हुए तो हमें जितने भी वर्कर्स हैं उनको कॉपरेट करके अपनी इकोनॉमीज को मूव करना है रिगार्डिंग फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल से हमें आगे बढ़ना है, हमें उसको यूज़ नहीं करना है, ताकि हम एक ग्रीन और एक क्लीनर एनर्जी की तरफ मूव कर सके, ठीक है। तो कैसे इसी पूरी प्रोसेस को कि हमें फॉसिल फ्यूल्स से हटकर हमें ग्रीन क्लीनर एनर्जी की तरफ जाना है, तो उसके लिए हमें अपने जितने भी वर्कर्स हैं, अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, उनको वो स्किल्स भी तो प्रोवाइड करनी होगी। तो उसी के ऊपर है जस्ट ट्रांजिशन मैकेनिज्म। Now moving ahead to the next one, that is tropical forest forever facility, that is again very important scheme। इसमें बहुत ही सिंपल सी स्कीम है। इसमें बेसिकली क्या किया गया है, आपको क्या है, अपने जो फॉरेस्ट है उसको बचाना है। आपको अपने फॉरेस्ट को बचाने के लिए पैसा दिया जाएगा, मतलब आप जितने अपने फॉरेस्ट को बचाओगे आपको पैसा मिलेगा। तो इसके लिए आपको जो है 125 बिलियन का जो है फंड रेज किया गया है। ये फंड जो है सेल्फ फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट फंड है,
ठीक है। इसमें क्या है, आपके जो ट्रॉपिकल ग्रीन फॉरेस्ट जो है, आपके ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, तो उसमें जो है आपको पर हेक्टेयर $4 मिलेगा, आपको जितना भी आप बताओगे। लेकिन ऐसे नहीं कि आपको प्रूफ वेरीफाई होगा, वो वेरीफाई होगा आपका सैटेलाइट की कि आपने कितने फॉरेस्ट को आपने बचाया है, कैसे उसको और अपने आप में एफॉरेस्टेशन किया है और डिफॉरेस्टेशन से बचाया है, तो उसके हिसाब से आपको ये पैसा मिला करेगा पर ईयर के हिसाब से। तो इससे क्या होगा, आपके जो है स्टैंडिंग फॉरेस्ट होंगे वो जो है आपके एक बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल वैल्यू क्रिएट करेगा। तो ये है। और तो अब हम बात करते हैं अगर इंडिया का स्टेटस इसमें क्या है, इंडिया का क्या स्टैंड है। इंडिया ने एज अ ऑब्जर्वर इसको ज्वाइन किया है, तो इंडिया ने इसको एज ऑब्जर्वर, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि TFF में इंडिया का क्या स्टेटस है, तो इंडिया ज्वाइंड एज एन ऑब्जर्वर। तो कितने बिलियन, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कितना आपको दे रहे हैं, $4 पर हेक्टेयर के हिसाब से मिल रहे हैं। टोटल एम कितना है, फंडिंग रेस कितनी की गई है, 125 बिलियन की। तो ये तीनों चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं अडेप्टेशन फाइनेंस ट्रिपल टारगेट के बारे में। अब ये बेसिकली ये भी हमने जस्ट अभी पीछे पढ़ा था कि हमने ट्रिपल काम कर दिया, पहले 40 बिलियन था तो अब इसको 120 बिलियन कर दिया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल इम्प्लीमेंटेशन एक्सेलरेटर के बारे में। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड बहुत ही ट्रिकी है, बहुत ही सिंपल है। बेसिकली हमें सबको पता है कि हमें जो अपना जो ग्लोबल वार्मिंग है, हमें ग्लोबली कितना कम करना है, अपना टेम्परेचर 1.5 तक हमें इसको रिड्यूस, मतलब 1.5 डिग्री जो है हमें रिड्यूस करना है, ठीक है। तो हमें जो उसके बीच में जो ये स्पीड अप करना है हमें, लेकिन हम कर ही नहीं पा रहे हैं, तो उस चीज़ों को हमने स्पीड अप करना है। जो हमने अपने जो नेशनली NDCs थे हमारे, हमने कहा कि हम अपना जो लेवल है सपोज 2030 तक इसको हम रिड्यूस कर देंगे 1.5 तक, तो हम जो चीज़ें हैं उसको बहुत स्लो पेस पे जा रही हैं, तो हमें उन्हें स्पीड अप करना है। तो एक्सीलरेटर मतलब हमें एक्सीलरेटर पंच करना है, गाड़ी का पंप करना, ताकि हम उसको रेस को दबाना है, ताकि जो हमने जो अपने नेशनली डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस थे उनको हम स्पीड अप कर सकें। तो हमें क्या करना है इसमें, बेसिकली टू क्लोज द गैप बिटवीन NDCs एंड 1.5 गोल। जो हमने जो नेशनली डिटरमाइंड जो हमने कॉन्ट्रीब्यूशंस लिए थे कि हाँ हम इतने सालों में इतना एमिशन कम कर देंगे, ताकि हम 1.5 डिग्री का जो टेम्परेचर रिड्यूस करना है उसको हम और जल्दी कर सके, ठीक है। तो यही इसमें बताया गया है। तो अब नेक्स्ट बात करते हैं आपका UNEP की एमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में। ये जो है एनुअली आती है, और इस गैस में भी यही बोला गया है बेसिकली कि आपको जो है आपको डिफरेंस मेजर करना है कि जो आपने प्रोजेक्टेड, आपने जितनी ग्रीन हाउस गैसेज एमिशन किया और उनका लेवल कितना आपको पेरिस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंगली कम करने की जरूरत है, अपने गोल्स को मीट करने के लिए कितना उसकी ज़रूरत है। तो अभी देखा गया इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अभी भी जो है आप जो है 45 to 60% और रिडक्शन करना है टू स्टे विद इन द लिमिट ऑफ 1.5 डिग्री। तो आपको अभी भी इतना, इसको आपको बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना है, कितना करना है, 45 to 60% रिडक्शन अभी और करना है टू स्टे विद इन द लिमिट ऑफ 1.5, ठीक है। तो ये आपका रिम है। अब हम बात करते हैं ग्लोबल प्लास्टिक ट्रीटी के बारे में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इस पर्टिकुलर जो ट्रीटी है इसको आपने नेगोशिएटिंग किसने किया है, ये आपका है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली में। इसका एम क्या है कि पॉल्यूशन को एंड करना है एंड करना है 2025 तक, प्लास्टिक पॉल्यूशन को, ठीक है। इसकी नेगोशिएटिंग बॉडी कौन है, इंटरनेशनल नेगोशिएटिंग कमेटी। लेकिन अभी भी कि प्लास्टिक पॉल्यूशन स्टिल इज देयर, तो ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं, तो दिस इज इन प्रोसेस, अभी भी प्रोसेस में कर रहे हैं कि इसको कैसे हम लीगली बाइंड करें इस इंस्ट्रूमेंट को। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के बारे में। हमें पता है कि जो आपकी जो बिग कैट्स हैं इसकी 7 स्पीशीज़ होती हैं। आउट ऑफ द 7, 5 आर इन इंडिया, और जो 5 लास्ट की जो 5th और 6th है, मतलब पूमा और जैगुआर, डेट इज़ नॉट बिलोंग्स टू इंडिया। तो अभी अगर मैं बात करूँ चीता को, तो हमने चीता को चीता को रिहैबिटेट किया था, इंडिया में लेकर आए थे नाम्बिया से। आपका 2022 में हम इसको लेकर आए थे, पहले 8 चीता लेकर आए थे, उसके बाद हम फिर हमने 12 चीता फिर लेकर आए, फिर नाउ वी हैव 31, तो टोटल 20 हुए थे। 21 हमारे पास कब्स हैं, तो हमारे पास ऑलमोस्ट 31 के आसपास या 41 के आसपास जो हमारे पास अब टाइगर की जो है स्पीशीज़ आ गई हैं। तो उसमें काफ़ी सारे कर्ब्स भी हमारे पास इंट्रोड्यूस हुए हैं, तो काफ़ी सारे उनके बच्चे हुए, तो हमारे पास काफ़ी अभी हो गया। तो ये कहाँ पर हमने, एक और आपको याद रखना पड़ेगा, कहाँ पे हमने इनको ऑर्गेनाइज किया था, हमने रिहैबिटेट किया है। हमें नामिया से लेकर आए, साउथ अफ्रीका से, अफ्रीका से लेकर आए नामिया से हम। तो हमने इसको कूनो नेशनल पार्क, जो कि आपका मध्य प्रदेश में, वहाँ पर इसको एलोकेट किया था, वापस रिलोकेट किया था। तो अब अगर हम बात करें इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि अभी इसको पूरे 50 साल हुए हैं प्रोजेक्ट टाइगर को, प्रोजेक्ट टाइगर जो इंडिया का था उसको 50 साल हो गए हैं। तो उसी को कमेंसरेट करने के लिए ये करा गया था, इंडिया ने लॉन्च किया है, ठीक है। अब ये बात करते हैं ये बेसिकली है क्या, ये ट्रीटी बेस्ड इंटरनेशनल गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि एक मल्टीलेटरल इनिशिएटिव के ऊपर लॉन्च किया गया है टू प्रमोट कंजर्वेशन ऑफ वर्ल्ड 7 बिग
कैट, मेजर बिग कैट को, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं, आपका नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी स्ट्रेटजी एंड एक्शन प्लान के ऊपर। ये बेसिकली क्या है, आपका जो कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी है COP15 जो था वो आपके मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो हुए थे आपके कनाडा में, उसी के रिगार्डिंग है ये। अब इसमें बेसिकली हमारा जो इसमें बेसिकली करना क्या था कि हमें अभी जो है जो हमें बायोडाइवर्सिटी लॉस हो गया उसको अभी के अभी यहाँ पे रोकना है और उसको रिवर्स करना है बाय 2030 तक। ये हमारा जो है इसमें एक्शन प्लान है, ये इसका गोल है कि जो भी हमारा ऑलरेडी बायोडाइवर्सिटी लॉस हो चुका है कोई बात नहीं, लेकिन उसको अभी रोकना है और उसको रिवर्स करना है बाय 2030। तो इसी के लिए उन्होंने 4 गोल्स डिसाइड किए हैं, 2050 तक उसको कंप्लीट करना है और 23 एक्शन प्लान है जो 2030 तक हमने कंप्लीट करना है। साथ ही साथ इन्होंने कहा क्या है कि हमें इंश्योर करनी है एक ऐसी चीज़ कि 30% लैंड और सी एरियाज़ को हम इफेक्टिवली कंजर्व और मैनेज कर सकें बाय 2030 तक। इसकी फंडिंग कहाँ से आएंगे आपको ये भी याद रखना है, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड से, जो कि आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी से आएगा, तो उसको सपोर्ट करेगा, ये इसमें बताया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स जो 2026 का है, ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बेसिकली इसमें क्या है कि आपको कितना एक्सट्रीम वेदर की वजह से हमें क्या क्या इम्पैक्ट्स देखने के पड़ रहे हैं, तो उसके एनालाइज कैसे, कितने एक्सट्रीम इवेंट्स हुए हैं, उसका ग्लोबली क्या इम्पैक्ट पड़ा है, इंडिया पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, हमें देखना है। ये रिपोर्ट कौन लॉन्च करती है, सबसे आपको ये पता होना चाहिए, जर्मन वॉच जो है इसको लॉन्च करती है, एनुअली ये रिपोर्ट आती है। अभी जो है कहाँ पे इसका जो 26 जो भी इसकी जो रिपोर्ट आई है लेटेस्ट जो है जो 2026 का एडिशन है वो कहाँ पे हुआ, COP30 बेलेम में इसको रिलीज़ किया गया। ये एक रेट्रोस्पेक्टिव इंडेक्स है, ठीक है, और ये रिलीज़ करता है किस चीज़, क्या रिलीज़ करता है, इकोनॉमिक एंड ह्यूमन कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रिलेटेड डिजास्टर्स। तो अब इसका जो है पूरा का उन्होंने जो इसने ग्लोबल इम्पैक्ट बताया है 1995 से लेके 2024 तक इसने रिपोर्ट किया है। ओवर 9700 जो है आपका जो है EWEs का ग्लोबली इम्पैक्ट पड़ा है। ओवर 8 लाख डेथ हुई है और मोर देन 4.5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी लॉस हुआ है। अगर मैं वही बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया का जो इम्पैक्ट हुआ है, इंडिया जो है 9th नंबर पर आती है, जिसको एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स की वजह से जो नुकसान हुआ है। और इंडिया में ऐसे 430 एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आए हैं जिसने 80,000 फर्टिलिटीज़ हुई है और आपका 170 बिलियन का लॉस हुआ है। तो ये तो हमने बात की है कि इंडिया जो है 9th नंबर पर है। तो बाकी की जो कंट्रीज़ है जो टॉप में आती है, तो वो कौन है, जो टॉप में आती है वो आपकी जो 3 टॉप कंट्रीज़ है वो है आपकी डोमिनिशिया, म्यांमार एंड होंडुरास। ये आपकी 3 कंट्रीज आती है। तो आप मुझे कमेंट में ये बताएंगे ये तीनों कंट्री कौन कौन से कॉन्टिनेंट से बिलोंग करती है, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन हाइड्रोजन मिशन। ग्रीन हाइड्रोजन मिशन ये इंडियन स्कीम्स और नेशनल मिशन में आते हैं। इसमें हमारा जो मिशन है कि हमें इंडिया को एक ग्लोबल हब बनाना है, कि ताकि ग्लोबल हब बनाना है फॉर द प्रोडक्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन एंड इट्स डेरिवेटिव। तो हमारा जो टारगेट है, हमारा जो हमने लेआउट दिया है 19,744 करोड़ का लेआउट है। अब हमें क्या क्या है, एटलीस्ट 5 मिलियन मीट्रिक टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करनी है एवरी ईयर और अप्रॉक्सीमेटली 125 गीगावाट जो है रिन्यूएबल एनर्जी। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं मिस्ट्री प्रोग्रेस। मिस्ट्री बेसिकली आपका जो है आपका मैंग्रोव से बात करते हैं। मैंग्रोव के रिगार्डिंग जो आपकी एक स्कीम है, इसमें हमें कैसे हम अपने मैंग्रोव्स जो है उनको हम, जैसे मैंग्रोव्स बेसिकली क्या होते हैं, मैंग्रोव्स अगर मैं सुंदरबन की बात करूँ तो आपके ऐसे लैंड्स जो आधे एटलीस्ट पानी में डूबे रहते हैं, वहाँ पे बहुत घने जंगल होते हैं और वहाँ पे पानी में डूबे रहते हैं ऑलमोस्ट, तो उनको मैंग्रोव्स बोलते हैं। जो आपको सुंदरबन वाला एरिया आप देखोगे तो आप गूगल पर सर्च करना मैंग्रोव की, आपको बहुत सारी फोटोग्राफ्स दिखेंगी मैंग्रोव्स की। तो हमें कैसे मैंग्रोव्स को कंजर्व करना है उसी के रिगार्डिंग बात करने। मैंग्रोव्स एक अपने आप में बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो बहुत सारी बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करता है। तो बेसिकली लॉन्च क्या आपको हुआ ये 5 जून को, हमारा आपको पता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे होता है हमारा। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको लॉन्च किया है, आपका मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट कंजर्वेशन, इसमें आपको किया है क्लाइमेट चेंज में, ठीक है। तो अब इसका जो है ये 5 ईयर के लिए है और इसका आप मुझे इसमें बताएंगे कि जो हमारे मैंग्रोव सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में आते हैं। तो हमारा टारगेट क्या है कि एक्सपैंड करना है मैंग्रोव कवर अप्रॉक्सीमेटली 540 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि हमारी ऑफ द कोस्ट लाइन एंड कवरिंग 9 कोस्टल स्टेट्स एंड 4 यूटीज़, ठीक है। और आपको मिस्ट्री जो स्कीम है ये प्रोग्रेस, इसकी आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए। मिस्ट्री का है मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट, ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म है मिस्ट्री की। तो आप मिस्ट्री स्कीम के नाम से भी आपको एक क्वेश्चन आ सकता है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। मतलब इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, अपनी घरों पे सोलर
जो है रूफ लगानी है, सोलर पैनल्स लगाने हैं, जिससे आपको जो है मुफ्त में बिजली मिलेगी। बेसिकली इसका वो है। इसको जो लॉन्च किया है आपका मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी ने इसको लॉन्च किया है। और इसका जो फाइनेंशियल लेआउट है वो है 75,021 करोड़ का, ठीक है। और इसका एम क्या है कि 300 यूनिट्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ टू 1 करोड़ हाउस एंड बाय इंस्टॉलिंग रूफटॉप सोलर सिस्टम। तो ये आपको इसका प्राइमरी इनिशिएटिव याद रखना है। और इसका जो मेन जो गोल है कि हमें इलेक्ट्रिसिटी बर्डन जो है वो रिड्यूस करना है और कंट्रीब्यूट करना है 30 गीगावाट टू इंडिया सोलर एनर्जी कैपेसिटी थ्रू रेजिडेंशियल रूफटॉप सिस्टम। अपने अपने घरों की छतों पे लगाओ और जो अपना जो इलेक्ट्रिसिटी बर्डन है वो कम करना है। तो यही इसका मेन मोटिव है। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइगर, जो आपका प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट है, उन दोनों को मर्ज कर दिया गया है बेसिकली, ठीक है। इनका मर्जर किया गया है। और ये जो आपको पता होना चाहिए, प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपको 1973 में हुआ था और जो प्रोजेक्ट एलिफेंट है 1992 में हुआ था। कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है आपके? इन्वायरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज आपको देख रही है इसको। और इसका जो बेसिकली इससे क्या होगा कि आप जो है मैनेजमेंट कर पाओगे इसका, ये जो आपके वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स है और आपके क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट्स है, इनकी आप मैनेजमेंट बहुत ईजिली कर पाओगे। क्योंकि बहुत सारी जगह जो है एलिमेंट्स, जो आपके जो एलिफेंट हैं वो आपके ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट की वजह से मिटिगेट करना चाहते हैं, ताकि उनको हम एक अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करें और उनकी जो पॉपुलेशन है उसको हम अच्छा सा वो एक्सटिंक्शन से बचा सकें। और अगर मैं वही बात करूँ टाइगर्स की, तो टाइगर्स को भी हम क्या बोलते हैं, टाइगर्स जो है आपकी जो बेसिकली टाइगर्स में अगर मैं बात करूं तो ये भी बहुत ज़्यादा एक्सटेंशन फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो उसको भी हम इससे प्रिजर्व करेंगे। और एलिफेंट्स को हम क्या बोलते हैं? नेचर्स इंजीनियर्स, क्योंकि वो ग्रासलैंड को मेंटेन कर पाते हैं, जो कि वाइटल फॉर है टाइगर्स प्री, ठीक है। तो इस पर्टिकुलर से हम क्या करें, इस में हम प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट को हम मर्ज कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, द टाइगर इज एन एम्ब्रेला स्पीशीज, ठीक है। और जो आपका एलिफेंट है वो एक कीस्टोन स्पीशीज है, ये भी याद रखना आप। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोजेक्ट डॉल्फिन। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोजेक्ट डॉल्फिन में बेसिकली आपकी जो सबसे ज़्यादा डॉल्फिन कहाँ पे मिलती है? रिवर गंगा में मिलती है। रिवर गंगा में सबसे ज़्यादा कहाँ मिलती है? आपको यूपी में मिलती है। और अगर मैं डेंसिटी की बात करूँ तो वो आपको बिहार में मिलती है, ठीक है। तो आपकी सबसे ज़्यादा कहाँ है? प्राइमरी फाउंड गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा रिवर, ठीक है, जो कि आपके इंडिया, नेपाल और बांग्लादेश में है। अगर मैं इसका IUCN स्टेटस पे देखूँ तो डॉल्फिन जो है आपकी एंडेंजर्ड लिस्ट में है। और अगर मैं बात करूँ इंडिया का जो एक्वेटिक एनिमल है वो भी आपका डॉल्फिन है, ठीक है। और ये कौन से शेड्यूल के अकॉर्डिंगली इसको शेड्यूल 1 ऑफ वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर इसको हमने इंडिया का नेशनल एक्वेटिक एनिमल इसको हमने डिक्लेयर किया था, ठीक है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट डॉल्फिन फेज 2 में क्या है कि कैसे हमें गंगा रिवर के डॉल्फिन और मेरीन डॉल्फिन को कैसे हमें प्रोटेक्ट करना है, दोनों ही डॉल्फिन को। अब हम बात करते हैं नमामि गंगे मिशन के बारे में। नमामि गंगे मिशन जो है बेसिकली इसका जो गोल है कि ये इंश्योर करना कि कैसे हम इकोलॉजिकल फ्लो को मेंटेन कर सके पूरे के पूरे गंगा बेसिन के अकॉर्डिंगली, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लॉन्ग टर्म सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ और उसकी हाइजीन को मेंटेन करना है हमें। तो ये बेसिकली इसका है। तो इसको पूरा का पूरा आपको एक्सपैंड करना है। इसका जो मोटिव है कि इसको जो गंगा रिवर है उसकी मेन स्ट्रीम को, जिसमें आपकी ट्रिब्यूटरीज भी आती है, यमुना, गोमती वगैरह, यहाँ तक इसको इकोलॉजिकल फ्लो को मेंटेन करना है, ताकि यहाँ पे जो जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स वगैरह रहते हैं और उसकी क्लीननेस को मेंटेन कर सके। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं अटल भूजल योजना फेज 2। अटल भूजल मतलब ग्राउंड वाटर। तो बेसिकली इसमें हमें भूजल योजना में बेसिकली हमें ग्राउंड वाटर को कैसे हमें मैनेज करना है, कैसे उसको कंजर्व करना है, कैसे उसको डिप्लीशन से डिप्लीशन से बचाना कैसे है। क्योंकि हमारा जो जितना हम ग्राउंड वाटर को हम करेंगे, यूज़ करते रहेंगे, तो ग्राउंड वाटर हमारा नीचे बहुत लेवल पहुँचता जाएगा और उसकी स्कैरिसिटी होती जाएगी। तो हमें उसको कैसे बचाना है, तो यही इसके रिगार्डिंग स्कीम है। तो बेसिकली न्यू एरिया कवर किए हैं और कम्युनिटी मैनेजमेंट, कम्युनिटीज़ को ही बोला कि आपको कैसे इसको मैनेज करना है, तो इससे हम इम्प्रूव कर सके अपना ग्राउंड वाटर का जो स्ट्रेस हो रहा है, जो लेवल जो है बहुत नीचे पहुंचता जा रहा है उसका। तो उसी के लिए हमने क्या करना है, कम्युनिटीज़ को ही इसको बोला है, कम्युनिटी लीड मैनेजमेंट एंड डिमांड साइड इंटरवेंशंस प्रमोट करना है। वाटर एफिशिएंट क्रॉपिंग, हमें वो क्रॉप्स यूज़ करने जिसमें पानी कम लगता है। हमने माइक्रो इरिगेशन ये फैसिलिटी यूज़ करनी है, माइक्रो इरिगेशन, तो ठीक है, ये इसमें आपका है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम स्टेटस के बारे में। इसमें हमें याद रखना है कि हमने जो है अचीव कर लिया है अचीवमेंट ऑफ 20% पार्टिकुलेट मैटर रिडक्शन इन 55 सिटीज़ एंड 40% रिडक्शन इन 23 सिटीज़। और इसको कौन रिव्यू कर रहा है, कौन सी मिनिस्ट्री रिव्यू कर रही है, आपसे ये पूछ सकते हैं कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो ये अगेन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंदर आता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के बारे में। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है। अरावली, आपको पता है कि हमारे जो अरावली फॉरेस्ट है उसी के रिगार्डिंग हम उसी पे एक ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, ये लॉन्च कब हुआ था? मार्च 2023 में हुआ था इन गुरुग्राम में, जो कि हरियाणा में है, ऑन इंटरनेशनल फॉरेस्ट डे पर ये हुआ था। तो हमारा विजन क्या है इसमें? हमारा जो विजन है बेसिकली कि हमें क्या करना है, 1400 किलोमीटर लॉन्ग एंड 5 मीटर वाइड ग्रीन बफर वेस्टर्न बाउंड्री बनानी है अरावली रेंज में। वो कहाँ से कहाँ तक स्ट्रेच करेगी? आपकी गुजरात से लेकर राजस्थान और बॉर्डर अप टू दिल्ली हरियाणा तक इसको बॉर्डर करना है। और इससे क्या होगा, इसका क्या है, ये बेसिकली अफ्रीका की ग्रेट ग्रीन वॉल से इनिशिएटिव हमने लिया था, उसी के अकॉर्डिंगली इससे हमें क्या करना है, हमें जो डेजर्टिफिकेशन हो रहा है, जो हमारे जो रेगिस्तान है, बहुत उसकी जो धूल उड़ उड़ के आ रही है, तो उससे क्या हो रहा है, हम डेजर्टिफिकेशन को रोक सकते हैं, जो रेगिस्तान बनने से रोक सकते हैं, जो हमारी जो ज़मीन है उसको बंजर होने से रोक सकते हैं। ठीक है, तो उसी इस पे हमने गया। तो इसको कौन लॉन्च कर रहा है? अगेन आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कर रही है। टारगेट स्टेट्स कौन से? आपके हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं सारी जितनी भी हम पढ़ रहे हैं, और बहुत ही माइक्रो लेवल पे हम पढ़ रहे हैं। सारी चीज़ें मैंने इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे कवर कर रही हूँ, तो आप इसको ध्यान से लेना। और मैं इसी के ऊपर एक आपका पूरा 500 जो आज मैं पढ़ा रही हूँ, इसी के ऊपर मैं पूरा एक 500 क्वेश्चंस का एक MCQ वाला वीडियो भी लेकर आऊँगी, जिसमें आपकी स्कीम्स आप बिल्कुल इंश्योर कर पाओगे कि आपको बिल्कुल बाय हार्ट याद हो गई है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट स्कीम के बारे में, एक पेड़ माँ के नाम कैंपेनिंग। ये बहुत अच्छी कैंपेनिंग है। ये अगेन आपकी जैसे ऐसी कैंपेनिंग्स है आपकी वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, जो कि आपके 5 जून को आता है, वहाँ पे लॉन्च किए। जितने भी इन्वायरमेंट वाले जो प्रोग्राम्स है ना, आपकी मिनिस्ट्री मेनली कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करती है? आपकी हर जगह मिनिस्ट्री ऑफ EFCC ही आएगी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ही आएगी। कोलैबोरेशन किससे कर रही है? स्टेट गवर्नमेंट और UT से। ठीक है, अब इसमें क्या करना है हमें, The campaigning draw parallel between nurturing power of human mothers and life sustaining role of Mother Earth। कि हमें एक एक पेड़ लगाना है। एक पेड़ इनकरेज कर रहे हैं कि हर एक नागरिक को जो है एटलीस्ट एक पेड़ लगाना है अपनी इन ऑनर ऑफ देयर मदर लैंड। ठीक है, उसके नाम पर। ठीक है, तो हमारा जो टारगेट है 102 करोड़ ट्री को प्लांट करने का है बाय अक्टूबर 2025 तक। नेक्स्ट, अब हम एयर वाटर पॉल्यूशन के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आपका CAQM बेसिकली इसकी फुल फॉर्म जो है आपकी ये है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि टैकल करती है एयर पॉल्यूशन को। ठीक है, अब हमारा जो इसका जो प्रोएक्टिव मेजर है कि हमें 7.4% जो है रिडक्शन करना है एवरेज AQI को दिल्ली NCR में। ठीक है, अब इसका मैंडेट क्या है? हमने इसमें क्या इन्होंने क्या किया, हमने बैन कर दिया BH3 और बिलो के जो उससे नीचे वाले जो इंजन्स हैं, कमर्शियल व्हीकल्स जो हैं, चाहे वो मीडियम हो या हैवी हो या लाइट हो, तो वो आप अगर उसको में BH3 लेवल नहीं है, उससे बिलो है, तो उसको एंटर नहीं करने देंगे। और साथ ही साथ ग्रास भी लगा दिया है, कंस्ट्रक्शन पे भी रोक लगा दिया है, क्योंकि दिल्ली NCR का जो पॉल्यूशन लेवल है, आप अगर इधर से बिलोंग करते हो तो आपको पता है कि बहुत वर्स्ट हो चुका है। AQI 1000 के पार भी जा चुका है बहुत सारे एरियाज़ में। तो उसी को हम कैसे टैकल करना है, उसी के रिगार्डिंग ये पूरा का पूरा आपका बनाया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसी के ऊपर है नेशनल आपका कमीशन फॉर क्वालिटी के ऊपर ही है। तो इसमें बेसिकली क्या है, हमें डंप साइड जो जितनी भी आपकी जो डंप साइट्स है, वहाँ पे हम कैसे उसको जो वेस्ट वाटर है उसको कैसे हम वेस्ट कन्वेयर को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली 23 लाख टन डंप साइट जो है वेस्ट बायोमाइंड है, उसको हमें कैसे एग्जीक्यूट करना है, कैसे हमें उसको उससे एयर पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है, डंप साइट्स को रोक रहे हैं। तो उससे जो हमारी जो मेजर डंप साइट्स हैं वो कहाँ पे? दिल्ली में गाजीपुर है, ओखला है और आपका बालसुवा है। तो ये सिग्निफिकेंट आपकी डंप साइट्स है जहाँ पे आपका वेस्ट जो है कन्वर्जन हो रहा है। तो इससे हमें क्या करना है कि हमें एयर पॉल्यूशन को रोकना है। तो इसमें एक प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं बायोमाइनिंग। जो बायोमाइनिंग है उससे क्या होगा, स्टेबलाइज होगा और सेग्रीगेट होगा आपका वेस्ट यूजिंग बायोलॉजिकल मेथड्स। उससे हम उसको अलग अलग करेंगे, स्क्रीनिंग करेंगे और फिर इसको हम वेस्ट को रिड्यूस करेंगे, जिससे हम एयर पॉल्यूशन को हेल्प करेंगे रिड्यूस करने में। तो इससे क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा, इस लिंक टू CAQM, जिससे हम एलिमिनेट कर सकते हैं अपनी डंप साइट्स को और रिक्लेम कर सकते हैं अपना लैंड को।
अब हम बात करें स्टबल बर्निंग। स्टबल मतलब पराली, जो हर साल दिल्ली में पॉल्यूशन आता है, जिसको पॉल्यूशन की एकमात्र वजह, जिसको मेजर जो सोर्स बताते हैं वो पराली भी बोलते हैं, लेकिन इतनी पराली इस बार जली नहीं है। तो जो सिग्निफिकेंट रिडक्शन आया जो आपकी स्टबल बर्निंग है वो है 35.2% जो है वो रिडक्शन हुआ आपका स्टबल बर्निंग में, जो कि मोस्टली बोलते हैं कि पंजाब और हरियाणा से पॉल्यूशन दिल्ली में आ रहा है। नेक्स्ट मैं बात करूँ फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। इसको जो एग्जांपल बोलूँ कि आप पहले पॉलिसी बनाते हो और उस पॉलिसी को वापस फिर बैक वापस ले लेते हो। मतलब पहले एक पॉलिसी बनाई गई थी कि आपको जितने भी जो आपके जो थर्मल प्लांट्स हैं, जो थर्मल प्लांट्स में आपको जो है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की आपको टेक्निक यूज़ करनी है, ठीक है। और उस टेक्निक को करने से क्या होगा, आपकी जितनी भी ग्रीन हाउस गैसेज रहती है, एमिशंस होते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन होगा वो उससे रिड्यूस होगा। और जब सल्फर डाइऑक्साइड का एमिशन रिड्यूस होगा तो उससे क्या होगा, आपकी जो एसिड रेन है वो बनना बंद हो जाएगी, और उसी से जो आपको सेकेंडरी पार्टिकुलेट मैटर्स हैं वो भी कंपोज होना बंद हो जाएंगे। लेकिन बहुत से लोगों ने इस पॉलिसीज़ को अभी तक यूज़ नहीं किया था। 2005 में इसको लेकर आए थे कि मैंडेट के साथ जितने भी थर्मल पावर प्लांट्स हैं वहाँ पे इंस्टॉल करना है आपको फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। लेकिन इसमें कोई बहुत ज़्यादा जो इंडिया में जो चीज़ें होती हैं उसको इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा टफ हो जाता है, बिकॉज ऑफ अ लार्ज स्केल होता है। तो इसीलिए काफ़ी बहुत ही स्लो इसका प्रोग्रेस हुआ था। तो लेकिन अब क्या हुआ, 2025 में क्या हुआ, एक पॉलिसी शिफ्ट हुआ। IIT दिल्ली नीरी ने बताया कि जो ये फ्लू गैस जो है, जो आपकी जो सल्फर गैस है, जब चिमनी से निकलती है तो कुछ जो दिल्ली NCR का जो लेवल है, उसने कहा सिर्फ 10 किलोमीटर्स तक के जो एरियाज़ है ना वहाँ पे ही इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं, ठीक है। और जो बाकी जो सिर्फ कैटेगरी C वाले जो फैक्ट्रीज वगैरह है, थर्मल पावर प्लांट्स है, तो वहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें क्या किया उन्होंने, एग्जाम्प्ट कर दिया 78% ऑफ ऑल थर्मल प्लांट्स जो है वो कैटेगरी C के, उनको एग्जाम्प्ट कर दिया फ्रॉम इम्प्लीमेंटेशन ऑफ FGD, ठीक है। और किसको मैंडेटरी किया, कैटेगरी A जो कि 10 किलोमीटर्स के एरिया में आ रहे हैं एंड दिल्ली NCR के, उनको मस्ट कंप्लाई करने के लिए बोल दे कि दिसंबर 2027 तक आपको ये टेक्निक जो है फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की टेक्निक जो है आपको इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है। और इसका रेलेवेंस क्या है कि इससे क्या होगा कि सल्फर के जो कंटेंट्स हैं वो आपके कम हो जाएंगे, तो उससे भी क्या होगा, एसिड रेन वगैरह। लेकिन अगर देखा जाए टू बी ऑनेस्ट कि जो सल्फ़र का जो, अगर आपकी जो फैक्ट्री से जो थर्मल पावर से जो सल्फ़र निकलता है, कोल से जो निकलता है, ये अराउंड 250 के किलोमीटर्स के एरिया पे इम्पैक्ट करता है और इससे हमारे हेल्थ पे भी बहुत गंदा इम्पैक्ट पड़ता है। बट बहुत सारे लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ किया है कि आपने पॉलिसी बनाई और इसको बैक ले लिया। लेट्स सी कि आगे क्या स्टेप चलते हैं। नेक्स्ट बात करूँ यमुना फ्रॉथिंग के बारे में। आपने देखा होगा न्यूज़ में बहुत बार कि यमुना रिवर में इतना झाग बन रहा है, इतना झाग बन रहा है। बहुत सारी गवर्नमेंट्स पहले भी आई है, उन्होंने भी बहुत झाग बनाया और वो बोलते हैं कि हमने ऐसा केमिकल हम इटली से लेकर आए हैं जिससे जो है यमुना को बिल्कुल क्लीन कर देगा और आपको बहुत वार्म दिखा है। तो बहुत बार कभी कोई पॉलिटिशियन बोलता है कि ये हार्मफुल है, कभी कोई बोलता नहीं हमने जो स्प्रे कराया वो नहीं है। तो लेट्स नॉट गो इनटू द पॉलिटिक्स। तो हमें हमारे जो काम की चीज़ है हमें याद रखना है कि जो कौन सा आपने जो फ्रॉथिंग के लिए जो केमिकल यूज़ कर रहे हैं उसका नाम क्या है और उसके क्या मेजर साइड इफेक्ट हो सकते हैं हमारे इकोलॉजी पे, हमें सिर्फ ये पढ़ना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वो जो केमिकल यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं सिलिकॉन बेस्ड डीफॉर्मर, ठीक है। जो उसमें जो गंदा झाग बन रहा है उसको झाग को कम करने के लिए तो इसको बोलते हैं सिलिकॉन बेस्ड डीफॉर्मर, उस झाग को रिड्यूस करने के लिए, जिसको हम PDMS भी बोलते हैं, ठीक है। और उस PDMS का फुल फॉर्म क्या है, पॉली डाई मिथाइल सिलॉक्सीन, ठीक है। ये आपको नाम याद रखना है। लेकिन बहुत ज़्यादा इसको यूज़ करने से क्या होगा, हमारे जो इकोलॉजिकल लाइफ है, जो एक्वेटिक लाइफ है, ये उसके ऊपर एक हार्मफुल इम्पैक्ट डाल सकता है आने वाले मेजर कुछ समय में, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं ग्राउंड वाटर कंटेमिनेशन। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ आई थी कि कुछ मदर्स के जो ब्रेस्ट मिल्क होता है उसके सैंपल्स में बिहार और UP में यूरेनियम मिला गया था। इट्स वेरी हार्मफुल। यूरेनियम यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी होता है, सारा यूरेनियम नहीं बट यूरेनियम अगेन इट्स अ वेरी हार्मफुल, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर लेकिन ये बोला गया कि ये बाइंड हमारे जो टिश्यूज़ में बाइंड नहीं हो रहा, तो ये बाय हमारा एक्सक्रीटा जैसे कि आपको यूरिन और स्टूल के थ्रू पास आउट हो रहा है। बट अगर ब्रेस्ट मिल्क में आ रहा है तो बच्चे के पास भी जा रहा है, तो डेट इज़ वेरी सीरियस कंसर्न, जिसकी वजह से आपको जियोजेनिक कंटेमिनेशन हो सकता है। तो ये बहुत एक क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में बात करता है कि बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं कि हमारे जो मदर्स हैं उनकी ब्रेस्ट मिल्क में जो है आपके यूरेनियम आ रहा है। यूरेनियम इट्स वेरी टॉक्सिक और इससे बहुत ज़्यादा मेजर कंसर्न्स हो सकते हैं।
तो बहुत सारे हैवी मेटल्स ऐसे भी हैं जो कि इंडस्ट्रियल जो आपका जो वेस्ट निकलता है वो आप नियर द रिवर्स जो है उसको ऐसे ही अनट्रीटेड छोड़ देते हैं, वो पानी में जाता है, वो पानी जो है वापस फिर रीट्रीट हो गए लोग यूज़ करते हैं और उसकी वजह से ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो नाउ नेक्स्ट बात करते हैं अपनी माइक्रोप्लास्टिक इन गंगा रिवर। अभी अभी कुछ न्यूज़ और भी आई थी कि बहुत सारे रिवर के पानी में जो है माइक्रोप्लास्टिक मिला है और इसी के रिगार्डिंग ये न्यूज़ है। अभी इसके ऊपर और भी कुछ स्टडीज़ आ रही है, तो जब पूरी कंपाइल हो जाएगी तो आई विल लेट यू नो इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट हम बात करते हैं टायर पार्टिकल माइक्रोप्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में। जो आजकल क्या है कि टायर की लाइफ को, शेल्फ लाइफ को बढ़ाने के लिए ना एक माइक्रोप्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। जनरली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है उसमें ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, उसको बोलते हैं 6PPD केमिकल। ये जो है बेसिकली एंटी ओजोन है, क्योंकि ओजोन लेयर जो होती है, ओजोन जो होता है जो आपके टायर्स को बहुत जल्दी डिग्रेड कर देता है, उससे प्रिवेंट करने के लिए एंटी ओजोनेंट हम यूज़ करते हैं। लेकिन टायर की शेल्फ लाइफ तो बढ़ रही है, लेकिन उससे माइक्रोप्लास्टिक भी बढ़ रहा है और साथ ही साथ इकोलॉजिकल टॉक्सिसिटी को भी ये इन्हांस कर रहा है। तो इसका जो यूज़ है उसको हम मोटिवेट नहीं करते हैं कि इसको यूज़ नहीं करना चाहिए। तो एक नया कंसर्न निकल के आया है जो कि यूज़ है। तो आपको उस केमिकल का नाम पता होना चाहिए। वो केमिकल का नाम क्या है? 6PPD केमिकल, और इसको हम क्या बोलते हैं? एंटी ओजोनेंट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डायरेक्ट कैप्चर टेक्नोलॉजी। डायरेक्ट कैप्चर टेक्नोलॉजी में हमें बहुत कुछ नहीं पढ़ना, हमें सिर्फ यही पढ़ना है कि एक नेगेटिव एमिशन टेक्नोलॉजी है जिसमें क्या है, आपको जो CO2 को है डायरेक्टली कैप्चर करना है। हमें एयर से, चिमनी से नहीं करना है। हमें जहाँ से चिमनी से अगर CO2 आपकी जो निकल रही है, फैक्ट्रीज़ के जो चिमनीज लगी होती है, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं वहाँ पे जो चिमनी, हमें वहाँ से नहीं, हमें डायरेक्ट एम्बियंट एयर से उसको कैप्चर करना है और उससे CO2 को निकाल देना है। तो इसमें दो तरह की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है, एक सॉलिड और एक लिक्विड। हमें इनका बेस याद रखना है। सॉलिड में हमने सॉल्वेंट बेस यूज़ करते हैं और लिक्विड में हमने सॉल्वेंट बेस यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, वेस्ट टू एनर्जी बायो CNG कैपेसिटी। इसमें बेसिकली हमारा जो इंडिया की जो स्ट्रेटेजी थी उसके अकॉर्डिंगली जो स्वच्छ भारत मिशन है 2.0, उसमें हमें एक स्टार्टेड इनिशिएटिव है। स्टार्टेड इनिशिएटिव का मतलब है कि सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव टुवर्ड्स अफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन। इस स्कीम में बेसिकली हमें क्या करना है, 5000 कॉम्प्रेस्ड बायोगैस CBG बायो CNG प्लांट इंट्रोड्यूस करने थे 2023 तक की बात कर रही हूँ। ठीक है, और वो कैसे हमने करने हैं? वेस्ट जनरेशन से। हमारा जो है इंडिया में जो वेस्ट जनरेशन होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 1.5 लाख टन होता है। कहाँ से? म्यूनसिपल वेस्ट। जो हमारा म्यूनसिपल वेस्ट होता है उसी से, म्यूनसिपल सॉलिड वेस्ट से हमारा 1.5 लाख जो है वेस्ट जनरेशन होता है। और इसी ऑर्गेनिक बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को यूज़ करके हमें क्या है, हमें बायो CNG प्रोड्यूस करनी है। ठीक है, इसी वेस्ट को यूज़ करते हुए हमारा टारगेट है कि हमें 300 गीगावाट की एनर्जी को जो है जनरेट करना है। ठीक है, तो हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का टारगेट है कि 80% ऑफ डेली जो है उसका जो हमारा जो वेस्ट निकलता है उसको हमें बाय 2030 तक उसकी हमें एनर्जी प्रोड्यूस करनी है। तो ठीक है, तो आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं GFRA 2025 रैंक के बारे में। इस बैंक में बेसिकली इंडिया की जो रैंक आई है वो आई है आपकी 9th रैंक आई है ग्लोबली। इंडिया की जो रैंक आई है वो है 9th रैंक इन दी फॉरेस्ट एरिया। ठीक है, और जो अगर हम बात करें, इंडिया ने 3rd टाइम अपनी इसको मेंटेन किया है रैंक को इन दी एनुअल फॉरेस्ट रेट। अब हम बात करते हैं ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन। देखो, जो टाइगर एस्टिमेशन जो होता है आपका हर 4 साल में होता है। अभी लास्ट 2022 में हुआ था। 2022 में जब उसका जो डाटा हुआ था, उसकी जो रिपोर्ट आई थी वो आपकी 2023 में आई थी। 2023 में उसकी रिपोर्ट आई थी। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे पास जो कितने हैं 5th साइकिल रिपोर्ट जो थी वो 2022 में आई थी। और इसमें कितने हमारे पास टाइगर्स हैं? 3682 हमारे पास टाइगर्स हैं। अभी जो नेक्स्ट जो है 2026 में इसकी 6th साइकिल आने वाली है, तो उसकी रिपोर्ट ऑलमोस्ट मार्च में या फिर देखते हैं कब तक आएगी। वैसे मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर तक इसकी रिपोर्ट आ जाएगी, तो वो 6th साइकिल होगी। तो हमें 5th साइकिल की रिपोर्ट हमारी है और जो डाटा जो है कलेक्ट सारा हो चुका है ऑलमोस्ट, वो अपने फाइनल उस पर ही है, तो हमें ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप के बारे में। नेशनल रेड लिस्ट रोड मैप बेसिकली IUCN वर्ल्ड कन्वर्सेशन कांग्रेस का 225 का एक क्रिएट किया है टू एन अथॉरिटेटिव नेशनल स्पीशीज असेसमेंट। कितनी हमारी नेशनल स्पीशीज असेसमेंट है उसके रिगार्डिंग भी, और कितनी हमारी एक्सटेंट हो रही है, हमारा कितना फ्लोरा है, हमारा कितना फौना है। फ्लोरा मतलब हमारा जो प्लांट स्पीशीज है, फौना
मतलब ये सारा हमारा, तो ये सारे स्पीशीज़ वगैरह का हमें देखना है कि हमारे इसमें बोला है कि लिस्टिंग में बात की है कि एक्सटेंशन रिस्क ऑफ 1100 स्पीशीज़ फ्लोरा एंड फौना बाय 2030 तक एक्सटेंड हो जाएगी, मतलब लुप्त हो सकती है। इसकी नोडल एजेंसीज कौन सी है आपकी? जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एंड बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये आपकी इसकी बॉडी है। तो इसमें जो इसको जो हमने जो पूरा का पूरा इसको अलाइन किसके साथ कर रहे हैं? क्यूनिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं अफ्रीकन चीता रीइंट्रोडक्शन थे। ये मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 21 कब्स आए हैं। हमने 2022 में नाम्बिया अफ्रीका से हमने जो है 8 चीतास लेकर आए थे और उसको हमने क्यूनो नेशनल पार्क में हमने उसको रीइंट्रोड्यूस किया था, जो कि कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। और लेकिन अब नेक्स्ट जो है हमने जो भी अभी जो हमने काउंट किया है ऑन इंटरनेशनल चीता डे, जो कि कब होता है? 4 दिसंबर को। 4 दिसंबर को मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने बताया है कि 3 चीता फीमेल ने जो है 3 चीताज आए हैं हमारे पास, बेबी चीताज आए हैं, इसमें एक फीमेल ने एंड 2 हर क्यूब्स इन दी रीइंट्रोड्यूस किया इन दी वाइल्ड कुनो। मतलब हमने एक फीमेल चीता और 2 कब्स जो है उसके 2 बच्चे जो है हमने उनको छोड़ दिया है वाइल्ड लाइफ में। जो पहले हमने कुनो नेशनल पार्क में छोड़ रखा था, अब उसको हमने वाइल्ड लाइफ में छोड़ दिया है ऑन द डे ऑफ नेशनल इंटरनेशनल चीता डे पे। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। ये एक बहुत बड़ा वल्चर के बारे में बात करते हैं। एक तरह की बहुत बड़ी ईगल होती है ये ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, लेकिन इसकी जो स्पीशीज़ है वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल क्यों हो रही है, इंडेंजर्ड क्यों है क्रिटिकली? क्योंकि हमारी एक दवाई का नाम है डिक्लोफेनेक। डिक्लोफेनेक हम बहुत कॉमनली यूज़ करते हैं, जिसको आपने अगर बहुत बार अगर मैं आपको बताऊँ वॉवरन के नाम से आती है मार्केट में, वॉवरन या नेक ऐसा अगर आप लोगों ने कभी लियो, तो वो खाने से क्या होता है कि वल्चर्स में बहुत जल्दी इसकी जो है डेथ हो रही है, उनमें बहुत ही ज़्यादा ऐसे डैमेजेस हो रहे हैं, इनकी किडनी डैमेज हो रही है कि वो खाने से इनकी जो है बहुत हाई रेट पे डेथ हो रही है। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए और साथ ही साथ अभी जो हमारा जो कंसर्न इसके रिगार्डिंग है कि जो राजस्थान वाले एरिया में है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मिलती है जीआईबी हमारी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, और वहाँ पे जो है बहुत ज़्यादा हाई टेंशन पावर्स लाइन लगी हुई है। तो वहाँ पे जैसे वो बैठते हैं तो उनको करंट लगता है, करंट की वजह से इनकी जो पॉपुलेशन है बहुत डिप्लीट हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव्स दिए हैं कि हम कैसे उनको प्रोटेक्ट कर सकें पावर लाइन से और कैसे उनके जो स्टेटस है उसको हम प्रिजर्व कर सकें, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग ये पूरी की पूरी न्यूज़ है कि कैसे हमें गुजरात और राजस्थान वाले एरियाज़ में जो आपकी हाई पावर जो है लाइंस लगी हुई हैं अंडरग्राउंड कर सकते हैं उन केबल्स को। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल बायोडाइवर्सिटी रिलीज़ के बारे में। अब इसने क्या किया है, नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी ने रिलीज़ किया है 1.36 करोड़ लोकल कम्युनिटीज़ को, ताकि वो बायोडाइवर्सिटी को और ज़्यादा प्रिजर्व करने में हेल्प करे। और कहाँ पे? बेसिकली महाराष्ट्र एंड यूपी में। अब हम बात करते हैं रामसर साइट के बारे में। कुछ न्यू रामसर साइट्स इंट्रोड्यूस हुई हैं, जैसे कि आपका बात करूँ गोकुल जलाशय। गोकुल जलाशय कहाँ पर है? आपका बिहार के बक्सर में है, जो कि आपके रामसर साइट में इंक्लूड हुआ है। जो दूसरी रामसर साइट की मैं बात करूं तो वो आपके खिचान, जो कि राजस्थान में है। ये इट इज़ फेमस फॉर आपके डिमोसाइल क्रेन्स के लिए, ठीक है, याद रखना है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। ये जो है कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व जो है आपका हिमाचल प्रदेश में है, आपके स्पीति एंड पिन वैली में। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो की स्पीशीज़ जो है वो आपकी है स्नो लेओपार्ड, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें क्या मिलते हैं यहाँ पे? तिब्बतन वाइल्ड एस और हिमालयन ब्राउन रिवर भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं हिमालयन ब्लैक बियर के बारे में। हिमालयन ब्लैक बियर जो है आपकी वल्नरेबल इसको स्टेटस दिया गया है। मैं जितनी भी जो बात है इनको एक अलग से वीडियो में ज़रूर लेकर आऊँगी, उनके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी जस्ट हम इसको इसमें कवर कर रहे हैं। अब मैं बात करती हूँ फिंस वीवर के बारे में। तो इसको कहाँ पे देखा गया है? तेराई ग्रासलैंड में, आपका नॉर्थ ईस्ट में देखा गया है। फिर मैं बात करूँ इंडियन पेंगोलिन इनिशिएटिव में। जो पेंगोलिन है उसको शेड्यूल 1 स्पीशीज़ में डाला गया है और उसको लिए एक नया इनिशिएटिव किया है टू स्टडी द मूवमेंट एंड इकोलॉजी ऑफ इंडियन पेंगोलिन। नेक्स्ट बात करती हूँ मैं नीलगिरी तहार और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में। एक्चुअली में क्या हुआ है, जो नीलगिरी तहार है ये आपका तमिलनाडु का स्टेट एनिमल है और इसकी जो स्पीशीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या है कि जहाँ पर ये मिलता है, जो जिस इकोलॉजिकल एरिया में जहाँ पे ये मिलता है इकोलॉजिकल एरिया में, वहाँ पे जो है एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो जिसकी वजह से इसका जो हैबिटेट है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उसकी ये कंसर्न्स निकल के आ रहे हैं। तो वो प्रोजेक्ट क्या है? अपर भवानी पम्प्ड स्टोरेज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट। तो जिससे क्या होगा, इसके जो ये नीलगिरी तहाड़ है इसकी जो हैबिटेट है उसको डिस्ट्रक्शन हो जाएगी। नेक्स्ट मैं बात करूँ कुछ न्यू आपके जो है
नेशनल पार्क्स बने हैं, जिसमें आपका शिमलीपाल नेशनल पार्क है जो कि उड़ीसा में है, वो आया है। तो इससे क्या हो गया, हमारे कंट्री में 107 जो है नेशनल पार्क हो गए हैं। नेशनल जो पार्क है कौन से एक्ट के अंदर आते हैं, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर आते हैं। ठीक है, अब मैं बात करती हूँ मणिपुर बुश क्वेल के बारे में। मणिपुर बुश क्वेल क्या है, इसकी जो एक स्पीशीज़ थी वापस रीडिस्कवरी है। इसको मान लिया गया था कि 1932 में ये एक्सटिंक्ट हो चुकी है, लुप्त हो चुकी है। हम तो सोच गए थे ये है ही नहीं अब, लेकिन ये दोबारा मिली है। ठीक है, कहाँ पे मिली है, नॉर्थ ईस्ट में ही दोबारा से ये मिली है। तो नाम क्या, जो हमारी लुप्त हुई प्रजाति हमें दोबारा मिली है, रेयर स्पीशीज़ थी असम की। ठीक है, तो कहाँ मिली है, मणिपुर, इसको क्या बोलते हैं, मणिपुर बुश क्वेल। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्लाइमेट एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। सबसे पहले सस्टेनेबल फ्यूल प्लेज के बारे में। ये बेलम 4x प्लेज, आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बेलम 4x प्लेज किस चीज़ के बारे में बात करता है, ये सस्टेनेबल फ्यूल के बारे में बात करता है। तो हमने ये प्लेज किसने ली है, ये जो प्लेज ली है आपकी कौन कौन सी कंट्रीज़ ने, ब्राज़ील, इंडिया, इटली एंड जापान ने। ये COP30 लीडर्स के समिट्स में इन्होंने लीडर्स ने लिए कि हम जो है सस्टेनेबल फ्यूल का यूज़ करेंगे। अब सस्टेनेबल फ्यूल होता क्या है, जैसे आपका बायोफ्यूल हो गया, बायोगैस हो गया, हाइड्रोजन हो गया, इसके लिए कि हम आपको उसकी जो हम जो करना है उसको 4 टाइम हमें उसको इनिशिएट करना है और बाय 2035 तक, ये इसकी बात कर रहे हैं। तो इसमें आपका ग्रीन एमोनिया, इथेनॉल, बायोडीजल, ये सारी चीज़ें उसके अंदर आ जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रिस्पर फॉर सॉल्ट एंड ड्रॉट टॉलरेंस। ड्रॉट मतलब आपको जो बाढ़ सूखा हो जाता है उसके लिए। तो हमें एक नई टेक्निक यूज़ कर रहे हैं जीन एडिटिंग के लिए, जिसमें हम क्रिस्पर Cas9 यूज़ कर रहे हैं टू डेवलप ड्रॉट एंड सॉल्ट टॉलरेंस क्रॉप लाइक GE राइस। ठीक है, ऐसे चावल हम बनाएंगे जो कि नमक और सूखे से रेजिस्टेंट हो, जैसे उसको कोई इम्पैक्ट ही ना पड़े। नेक्स्ट हम बात करते हैं रैम्प मैन्युफैक्चरिंग स्कीम। बेसिकली क्या है, इसका फुल फॉर्म है सेंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट। हमें ऐसी मैग्नेट बनानी है जो कि परमानेंट इन नेचर होगी, और इससे क्या होगा, हैवी इंडस्ट्रीज में बहुत यूज़ होगा। और हमारी जो इंडिया की जो है 100% जो इसका इंपोर्ट हम जो है अभी हम इस पर डिपेंड है, तो वो इसका बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी जो कैपेसिटी निकल कर आएगी कितने थाउजेंड की, जो हमारी डोमेस्टिक कैपेसिटी है 60,000 मेगाटन पर एनम की हमारी कैपेसिटी है। और कैसे होगा, फ्रॉम ऑक्सीडाइज टू फिनिश्ड मैग्नेट के रूप में। और इसकी नोडल एजेंसी कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। ठीक है, और इसका क्रिटिकली कहाँ पे यूज़ होगा, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में, विंड टर्बाइंस में, एरोस्पेस में और डिफेंस में इसका यूज़ होना पड़ेगा। करंटली इसके लिए कितना फंड एलोकेट किया है, 7,280 किया गया है। और अगर ये एक बार ये सक्सेसफुल हो गया तो इंडिया का 100% जो इम्पोर्ट हम बाहर से लेके आ रहे थे वो रिड्यूस हो जाएगा। तो इट्स अ वेरी गुड इनिशिएटिव। ठीक है, तो हमें ये इसको देखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक आयन एंड वेनेडियम फ्लो बैटरीज। अभी तक हमें पता है हम लिथियम आयन की बैटरीज यूज़ कर रहे थे, अब हमें ऐसी बैटरीज यूज़ करनी है जो नॉन लिथियम आयन्स की है, जिसमें आपकी जिंक आयन हो गई है, आपकी वेनेडियम हो गई है, सोडियम बैटरीज हो गई है। तो हमें वो यूज़ करनी है जिससे हम, और उससे क्या होगा, एक तो बहुत इकोनॉमिकली हमें चीपर भी पड़ेगी, और साथ ही साथ क्या होगा, ये हाँ बहुत ज़्यादा हमारे पास इसके अबेंडेंट भी है हमारे पास। और इसकी जो लाइफ है वो भी 20 ईयर्स तक है, 20+ ईयर्स तक इसकी जो है लाइफ है। तो हमें ये इसके एडवांटेज होगा। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं मॉनसून के ऊपर। मॉनसून प्रेडिक्शन के ऊपर हमने एक बनाया है, मॉडल बनाया है, जिसको हम बोलते हैं कपल्ड ग्लोबल फॉरकास्ट सिस्टम, जिसको जो है NCEP पे USA ने बनाया है फॉर इंडियन ओशन रीजन के लिए। इसकी फुल फॉर्म क्या है, NCEP की, नेशनल सेंटर फॉर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। इससे जो है हम बहुत सारी चीज़ों को प्रिडिक्ट कर सके हैं, स्मॉल स्केल से लेके सीजनल स्केल तक। मतलब हम शॉर्ट रेंज में हम देख सकते हैं कि कुछ दिनों का वेदर भी देख सकते हैं, कुछ हफ्तों का भी देख सकते हैं, इवन कुछ मंथ्स का भी वेदर हम इससे प्रिडिक्ट कर सकेंगे। तो इट विल बी अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर इंडियन ओशन के लिए। तो इससे हमें एल नीनो और ला नीनो, इन सारे के जितने भी हमारे ओशंस में कितने आने वाले जो भी फोरकास्ट है, स्टॉर्म्स वगैरह है, उन सब के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो याद रखना, ये इस मॉडल का नाम क्या है, कपल फोरकास्ट सिस्टम। किसने बनाया है, USA ने बनाया है, कस्टमाइज किया है किस चीज़ के लिए, इंडियन ओशन रीजन के लिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑलिव रिडेड टर्टल मास नेस्टिंग के बारे में। आपने बहुत बार न्यूज़ में सुना होगा अरबिडा के नाम का। अरबिडा जो है, जो आपके ऑलिव रिडेड टर्टल है, ये आपकी जो
ओडिशा है, वहाँ पे जो है गरीमाथा ऋषिकला रिवर के माउथ पर इनकी जो है मास नेस्टिंग चलती है और ये इनका जो स्टेटस है ये वल्नरेबल है। ये शेड्यूल 1 ऑफ WPA एक्ट के अंदर आते हैं। ये एक जो आपके ये ऑलिव रिडल टर्टल होते हैं ये मास नेस्टिंग के लिए हर बार आपके ओशन के जो माउथ होते हैं रिवर के, ऋषिकुला रिवर जो है उसके माउथ पे आते हैं और वहाँ पे मास नेस्टिंग करते हैं। ये एक इंडिकेटर है आपका कि आपका जो वहाँ का जो मरीन लाइफ है, जो आपकी हेल्थ है, वो उसका एक अच्छी लाइफ है, उसका ये इंडिकेटर है। लेकिन ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहे हैं, तो इसकी जो स्टेटस है वो वल्नरेबल बना दिया। अब मैं बात करती हूँ साइक्लोन दितवा के बारे में। साइक्लोन दितवा जो है आपका बेसिकली बे ऑफ बंगाल में आया था और कब आया, नवंबर 2025 में। और सबसे ज़्यादा तबाही जो उसने मचाई है वो श्रीलंका में मचाई है। अब अक्रॉस फॉर अगर मैं इंडिया में बात करूँ तो आपके तमिलनाडु, पुडुचेरी और आंध्र प्रदेश के रीज में। और जो दितवा जो टर्म आई है वो कौन से वर्ड से निकल कर आई है, वो यम वर्ड से निकल कर आई है। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट वन। बात करते हैं लिथियम रिजर्व माइनिंग के बारे में। लिथियम रिजर्व माइनिंग जो है सबसे ज़्यादा अभी हमें करंटली जो है लिथियम के भंडार मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? जम्मू एंड कश्मीर के रियासी इलाके में मिले, रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। पूरा टू बी नाम अगर हम बोले, सलाल हाइमाना एरिया ऑफ रियासी डिस्ट्रिक्ट में मिले हैं। इससे हमारे इंडिया की जो है बहुत सारी लिथियम की जो हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, अभी तक इंडिया जो है लिथियम पूरा 100% बाहर से ही इंपोर्ट कर रहा था। ये बहुत ही अच्छा रिसोर्स हमें मिला है। लेकिन और इसमें हमें क्या मिला कि बहुत हाई क्वालिटी का हमें लिथियम मिला है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें कितने मिलियन होगा, 5.9 मिलियन टन ऑफ लिथियम हमें मिला है और ये 100% हमारा इंपोर्ट को रोक देगा। और दूसरी चीज़, अभी हमें क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्योंकि ये अभी जो हमने देखा है कि जो लिथियम जो है वो एक हार्ड रॉक में है और इसको वहाँ से निकालना अब थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ सकता है और इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी है। लेकिन कुछ इन्वायरमेंटल कंसर्न्स भी सामने आ रहे हैं कि लिथियम को जब हम एक्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें वाटर स्कैरिसिटी और सिस्मिक रिस्क देखना पड़ेगा। वाटर स्कैरिसिटी क्यों देखना पड़ेगा? क्योंकि जब हम कोई भी माइन में से हम कुछ भी निकालेंगे, माइनिंग करते हैं, तो हमें वहाँ पे पानी की बहुत एक्सटेंसिव ज़रूरत पड़ती है। तो ऑलरेडी जो है चेनाब रिवर से हम और भी बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं तो उसमें पानी काफ़ी यूज़ हो रहा है, तो वहाँ पे जो पानी की जो है स्कैरिसिटी इस वजह से बढ़ सकती है। और साथ ही साथ जब हम माइनिंग करते हैं तो हमें भूकंप वाली जो चीज़ें होती है, सिस्मिक रिस्क तो है काफ़ी, क्योंकि ऑलरेडी ये जोन 5 में डिक्लेयर हो चुका है तो काफ़ी हाई रिस्क है। तो ये वाली प्रॉब्लम भी थोड़ी फेस करनी पड़ सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट बात करते हैं अपना कार्बन क्रेडिट गाइडलाइंस के बारे में। कार्बन क्रेडिट गाइडलाइंस में बेसिकली हमें ये देखना है कि हमें जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं हम उनको कार्बन क्रेडिट जो है उनसे हम सेल और परचेस करेंगे। हम उन्हें बोलेंगे आप ये चीज़ें फॉरेस्टेशन के लिए हम करें, जिससे हम वो ऐसे ग्रीन कार्बन क्रेडिट यूज़ करें और उसी से हम प्रॉफिट वगैरह करेंगे, सॉलिड उनको प्रोजेक्ट्स बेचेंगे और उनको है कार्बन क्रेडिट्स क्रेडिट करेंगे और इससे सेलिंग करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ पॉलिसीज़ के बारे में। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी रूल्स के बारे में न्यू रूल्स आए हैं। किसने करे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने की है। बहुत सारी चीज़ों को इससे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमें, इसमें बेसिकली कुछ बहुत सारे जो चीज़ों को जो छोटे छोटे जो माइनर क्राइम्स थे उसको डीक्रिमिनलाइज किया गया है, पेनल्टीज़ को यूनिलाइज किया गया है, कि सिविल पेनल्टीज़ को बढ़ा दिया गया है, जैसे कि 1 लाख से 50 लाख तक की पेनल्टीज़ है। बहुत सारी माइनर चीज़ों को हमने ऑफेंस में लेकर ही नहीं आया है। इसका कॉम्प्लाइंस को बढ़ाया है, मतलब ईज़ ऑफ कॉम्प्लाइंस के आपको ईजिली लाइसेंस वगैरह मिल जाएगा। आप वहाँ पे जो आपको जो सिंप्लीफाई कर दिया, उसका जो प्रोसीजर्स हैं उसको सिंप्लीफाई कर दिया है। और बहुत सारे जो है आयुष मतलब वहाँ पे जो प्लांट्स, मेडिसिनल प्लांट्स है उसकी रिसर्च वगैरह के लिए उनको इनिशिएटिव दिए कि आप जो है प्रमोट करें, कल्टीवेशन करें मेडिसिनल प्लांट्स का, और उनकी रिसर्च वगैरह को फैसिलिटेट किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, इन्वीसेट बोलते हैं जिसे, इन्वीसेट 2025। ये आपका 8th टाइम रिलीज़ किया, किसने किया है? मॉस्पी ने। मॉस्पी क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन स्कीम, ठीक है। और इसने इसको रिलीज़ किया है, यूज़ किया है FDEs 2013 का फ्रेमवर्क। इसके फुल फॉर्म क्या है? फ्रेमवर्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ इन्वायरमेंट एंड स्टैटिक्स। कौन रिलीज़ करता है रिपोर्ट को? आपको यूनाइटेड नेशन करता है। इसका एम क्या है? मूविंग टुवर्ड्स ग्रीन GDP एमिशन, ग्रीन सब कुछ ग्रीन करना है। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं CEF का फ्यूचर। बेसिकली CEF क्या है? एक सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है जो सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी ताकि वो देख सके कि फॉरेस्ट डाइवर्जन क्लियरेंस की अकाउंटेबिलिटी और इन्वायरमेंट गवर्नेंस के लिए। लेकिन अब जो है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज कह रही है कि इस मिनिस्ट्री का जो स्टेटस है, स्टैट्यूटरी स्टेटस है, इसका जो फ्यूचर है वो कौन डिसाइड करेगा? लॉ कमीशन डिसाइड करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा।
इस कमेटी का जो बनाई थी, सुप्रीम कोर्ट ने बनाई थी, किस चीज़ के लिए बनाई थी? ओवरसाइट रोल इन दी फॉरेस्ट डाइवर्जन क्लियरेंस के लिए। लेकिन इसका जो फ्यूचर है वो लॉ कमीशन डिसाइड नहीं करेगा, ये स्टैट्यूटरी बॉडी, तो उसने मना कर दिया है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम के बारे में। नेशनल ट्रांजिट पास सिस्टम में बेसिकली क्या है, हम एक ट्रांजिट सिस्टम बनाएंगे जिसमें आपका सीमलेस मूवमेंट होगी। किसकी होगी? मतलब बिना किसी रुकावट मूवमेंट होगी टिम्बर की और टेम्बू की और अदर माइनर फॉरेस्ट प्रोजेक्ट की अक्रॉस द स्टेट बॉर्डर। मतलब एक स्टेट से दूसरी स्टेट में बहुत ही सीमलेसली, मतलब विदाउट एनी रुकावट आपका टिम्बर, बैम्बू और जो माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस है वो इजिली ट्रेवल कर पाएगा। ठीक है, किसका इनिशिएटिव है? MOEFCC का, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का ये है। इससे क्या होगा? डिजिटाइज करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे फॉरेस्ट प्रोड्यूस का ट्रांसपोर्ट को एक स्टेट से दूसरी स्टेट में। इससे क्या होगा? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगा। ठीक है, और जो आपके जो फॉरेस्ट ज्वेलर्स हैं उनको इसमें हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूनिफॉर्म फॉरेस्ट एक्ट पेनल्टी। जितने भी हर स्टेट में हर चीज़ के लिए जो है अलग अलग वो बन रहे थे एक्ट्स हैं, कहीं किसी चीज़ के लिए कुछ पेनल्टी है, किसी चीज़ के लिए कुछ पेनल्टी है, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है नहीं, हम पूरी अक्रॉस द ऑल स्टेट्स जो है एक यूनिफॉर्म पेनल्टीज और फाइन्स लगाएंगे, जो कि आपके जो भी आपका वॉलेशन करेगा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 का, तो हर स्टेट में एक सीरियस वॉलेशन को कंसीडर करेगा। कोई भी इलीगल लॉजिंग नहीं होगी, हर स्टेट में एक जैसा ही फाइन लगेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं PMNBWL मीटिंग। NBWL मतलब नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ मीटिंग जो है प्राइम मिनिस्टर जी ने ली है अभी हमारे, उन्होंने ये मीटिंग को चेयर किया है। एक हाई लेवल मैकेनिज्म टेकिंग हुआ है ताकि जिससे हम क्या कर सकें, हम ऐसे जो प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दे सके जिसमें फॉरेस्ट लैंड का डाइवर्जन यूज़ किया है विद इन दी प्रोटेक्टेड एरियाज़ के अंदर। ठीक है, प्रोटेक्टेड एरियाज़ आपके कहाँ पे होते हैं? नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ के अंदर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबर कोड इम्प्लीमेंटेशन के लिए। अभी आपको पता है कि आपके 4 न्यू लेबर कोड आया है और उनका जो इम्प्लीमेंट 21 नवंबर को हुआ है। उन्होंने रिप्लेस किसको किया है? आपके 29 जो है फ्रेगमेंटेड लॉज थे उनको उन्होंने आपका रिप्लेस कर दिया है 4 लेबर लॉज ने। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जल संचय भागीदारी अवार्ड्स। ये जो अवार्ड्स है वाटर कंजर्वेशन के लिए दिया गया है, मतलब कैच द रेन, और तेलंगाना सबसे एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करते हुए सामने आया है। जल शक्ति अभियान कैच द रेन, मतलब आपको जितना है रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना है, वाटर मैनेजमेंट करना है, इसके रिगार्डिंग स्कीम है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्ल्ड टॉयलेट समिट, जब ये न्यू दिल्ली में हुई है। इसका जो फोकस था, हम क्या करना है? सैनिटाइजेशन एंड इट्स लिंक टू वाटर। तो आपको कैसे हमने टॉयलेट समिट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नवंबर 2025 में हुई है। इसको जो फोकस करते गया है, क्या देखना है? SDG 6 क्लीन वाटर एंड सैनिटाइजेशन वाटर बॉडी हेल्थ प्रिवेंटिंग डिस्चार्ज इनटू रिवर एंड लेक्स। कैसे हम जो है पानी को और सैनिटाइजेशन को मेंटेन कर सकते हैं, कौन से मिशन के अंदर आ जाएगा? स्वच्छ भारत मिशन एंड वाटर क्वालिटी के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ऑफ एनिमल रिप्रेजेंटेशन। बेसिकली हमें एनिमल्स को भी, उनका भी इंटरेस्ट देखना है, एनिमल्स का भी वेलफेयर देखना है, उनकी इकोलॉजिकल नीड्स देखनी है। ठीक है, सिर्फ हमें ऐसी चीज़ नहीं कि सिर्फ हम सब कुछ जो भी करेंगे ह्यूमंस के लिए करेंगे, हमें एनिमल्स को भी प्रोटेक्ट करना है, उनकी भी नीड्स देखनी है, उनका भी वेलफेयर देखना है। तो यही चीज़ ये बोलते हैं, हमें मूव करना है टू मूव बियॉन्ड ट्रेडिशनल वेलफेयर लॉज। ठीक है, एंड बाय ग्रांटिंग एनिमल अ वॉइस एंड लीगल स्टैंडिंग। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इन्वेजिव स्पीशीज़ पॉलिसी की। अभी तक एज ऑफ नाउ इंडिया में कोई भी इन्वेजिव स्पीशीज़ मतलब क्या होता है कि ऐसी एक कोई स्पीशीज़, ऐसा कोई एनिमल या फिर ऐसी कोई, इट कैन बी स्पीशीज़ में कुछ भी हो सकता है, एनिमल या कोई फ्लावर या फिर कोई भी ऐसा पौधा आ जाए जो आपकी जो नेटिव स्पीशीज़ है उसको पूरा खा जाए, मतलब उसको ख़त्म ही कर दे, तो उसको बोलते हैं इन्वेजिव। मतलब बाहर से आया हुआ एक, मतलब एलियन हो गया। इन्वेजिव मतलब एलियन स्पीशीज़ हो गई, जो कि हमारी जो नेटिव स्पीशीज़ है उसको वो उसके लिए खतरा बन गया है। ठीक है, तो जो वो खतरा कौन बन गया है, वो आपका लेंटेना कैमरा की हम बात करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एक जो है इन्वेसिव स्पीशीज़ है। ठीक है, और इसकी वजह से क्या हो गया कि आपके बहुत सारे प्लांट्स की स्पीशीज़ को वो खतरा बनता जा रहा है। तो लेंटेना कैमरा जो एक हाईली एग्रेसिव वुडी श्रब है, जो कि इंट्रोड्यूस हुआ था एज एन ऑर्नामेंटल प्लांट इन 1800s में, अर्ली 1800s में। तो अभी तक करंटली हमारे पास कोई भी ऐसी पॉलिसी नहीं है जो हम इसको ओवरव्यू देख सके कि कैसे हम कैसे हमें टैकल करना है, कैसे इन इन्वेजिव एलियन स्पीशीज से हमें अपनी वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है, बचाना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर अबेटमेंट प्रोजेक्ट के बारे में, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें बेसिकली क्या है, हमें पॉल्यूशन की रिगार्डिंग बात करनी है, कैसे हम पॉल्यूशन को अबेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले निर्मल धारा के बारे में बात करेंगे हम। इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं निर्मल धारा।
पॉल्यूशन अबेटमेंट, इसमें हमें कैसे हम करना है, सीवेज इंफ्रास्ट्रक्चर, हमें जो सीवर जो हमारे ट्रीटमेंट प्लांट है उनका इंफ्रास्ट्रक्चर हमें अपग्रेड करना है, अच्छे कंस्ट्रक्ट करने हैं। फिर जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट कंट्रोल आता है उसको, इंडस्ट्रियल से जो पॉल्यूशन आता है उसको अच्छे से हमें ट्रीटमेंट करना है और सॉलिड वेस्ट को प्रिवेंट करना है। म्युनिसिपल वेस्ट को डायरेक्टली हमें रिवर्स में नहीं डालना है, रिवर्स में डालने से पहले उसको हमें अच्छे से ट्रीट करना है। फिर हम बात करते हैं सेकंड चीज जो कि है इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन, जिसे अविरल धारा बोलेंगे। उसमें क्या करना है, हमें ई फ्लो मेंटेन करना है, मतलब इकोलॉजिकल फ्लो को मेंटेन करना है, ताकि जो है जब भी जो एक रिवर है उसका जो नेचुरल फ्लो है वो कहाँ तक जा रही है उसको जाने दो, और लेकिन उसको एकदम क्लीन और सेल्फ क्लीनिंग इन्वायरमेंट में हो जाए, जिससे आपकी जो एक्वेटिक लाइफ है वो सपोर्ट करे। फिर हम बात करते हैं एफॉरेस्टेशन, जितने भी आपको पेड़ पौधे लगाने हैं उसके रिवर बैंक के आसपास, जिससे जो है आप उसको एक रिपेयरिंग बफर जोन बना सके। फिर बात करते हैं रिवर फ्रंट डेवलपमेंट, आपको रिवर फ्रंट जो है वहाँ पे आपको रिपेयर करना है, कंस्ट्रक्शन करनी है। हाइजीन घाट की, जो आपके जो बरियल्स होते हैं उसको अपने जो क्रिमेशन की जो चीज़ें होती है वहाँ पे डायरेक्टली हम रिवर में डिस्पोज ना करके इको फ्रेंडली हमें क्रेमेटोरिया बनाना है टू रिड्यूस द डिस्पोजल ऑफ अनबर्न्ड मटेरियल इनटू द रिवर। नेक्स्ट हम बात करें मूला मुथा रिवर पॉल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट के बारे में। ये भी बहुत न्यूज़ में है। ये कहाँ पर है आपको ये पता होना चाहिए। ये आपका महाराष्ट्र में है। मूला मुथा रिवर पॉल्यूशन अबेटमेंट प्रोजेक्ट कहाँ पर है, आपके महाराष्ट्र में। कहाँ पर, पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और पिंपारी चिनवाड़ा म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर आता है ये। नेक्स्ट पीएम कुसुम स्कीम के बारे में बात करें। बेसिकली इसमें क्या है, आपको अगेन सोलर एनर्जी का यूज़ करना है आपके एग्रीकल्चर प्लांट्स में। आपको जितने भी आपके एग्रीकल्चर लैंड्स वगैरह हैं, आपको सोलर पंप, ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर करने हैं, अपने लैंड्स पे यूज़ करने हैं, जिससे हम जो है डीजल का जो यूज़ है वो रिड्यूस करें। डीजल तो उससे क्या होगा, आपको ग्राउंड वाटर भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा और आपकी सोलर एनर्जी का यूज़ आप कर सकते हो। तो पीएम कुसुम स्कीम में क्या है, आपको सोलर एनर्जी का यूज़ करना है एग्रीकल्चर में। फिर हम बात करते हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ वाइल्ड हैबिटेट के बारे में। इसमें जो है हमें ये देखना है कि 18% इंक्रीज हुआ है आपका फंड का, आपका प्रोजेक्ट टाइगर एंड वेल एलिफेंट में। नेक्स्ट हम बात करते हैं टोटल रामसर साइट्स के बारे में। हमारी जो रामसर साइट्स है अब 94 हो गई हैं। कुछ साइट्स जो न्यू ऐड हुई है, मैंने पीछे भी बात किया था। तो अभी हमारी बिहार में जो हुई है आपका गोकुल जलाशय जो है और उदयपुर झील, ये दो जो है, उदयपुर झील जो है आपकी बिहार में वेस्ट चंपारण में है और गोकुल जलाशय जो है आपका बक्सर में है। राजस्थान में आपकी खींचान पलौड़ी में है और साथ ही साथ आपकी मिनार उदयपुर में है, जिसे बर्ड विलेज बोलते हैं। फिर सिक्किम में आपकी आती है खींचोपालरी वेटलैंड जो कि सिक्किम में है। फिर आपका सकारा कोतोई जो है और थीरथांगल जो है आपका तमिलनाडु में है। तो आपकी वेटलैंड है, ये आपकी रामसर साइट्स के ऊपर हुआ था। 1971 में एक कन्वेंशन हुआ था रामसर, जो कि ईरान में है, उसी के नाम पे इसका नाम रखा गया है। तो ये जो साइट्स है हमने ऑलरेडी पीछे डिस्कस कर ली है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना, जो आपकी खींचोलोरा पारी वेटलैंड है, ये एक बेसिकली विश फुलिंग लेक है, मानते हैं सिक्किम में विश फुलिंग लेक है, जो कि बाय लोकल बुद्धिस्ट एंड हिंदूज ने बोला कि हाँ इसमें जो लेक है ये आपकी विश को फुलफिल करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में। पन्ना बायोस्फीयर रिजर्व जो है ये एक थर्ड बायोस्फीयर रिजर्व है। कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में, आफ्टर पंचमरी एंड अचानकमर अमरकांटक के बाद। ठीक है, इसका जो इंटरनेशनल स्टेटस है यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व अंडर द मेन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम 1922 के। ये 12th साइट है इंडिया की जिसको ये स्टेटस रिजर्व किया गया है और इसी पे ही आपका बेटवा केन लिंक प्रोजेक्ट भी है, जो कि फर्स्ट रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है, इनिशिएटिव इन इंडिया टू advance the implementation stage with the foundation stone having been laid, construction work commencing since lastly 2024 and 25। नेक्स्ट हम बात करते हैं छेल स्नेक हैट के बारे में, जिसे हम चना एम्फीबिया भी बोलते हैं। इसकी वापस रीडिस्कवरी हुई है वेस्ट बंगाल में आफ्टर 80 ईयर्स, जो कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड है। अरुणाचल प्रदेश में कुछ वापस डिस्कवरीज हुई है। क्या हुई है, न्यू स्पीशीज की डिस्कवरी हुई है। कौन है वो, एक आपका हॉर्न्ड फ्रॉग है जिसका जो जीनस नाम है जीनोफ्रिस अपटानी एंड प्लांट ओपियोराइजा गुजरेना। आई एम सॉरी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, यू मे रिकॉल द नेम। ठीक है, इसका नाम है जीनोफ्रिस अपटानी, ये फ्रॉग है। और एक दूसरा जो प्लांट है वो है ओम्फीहोरिजा गुजरेलिना। ठीक है, ये इसका नाम है।
नेक्स्ट हम बात करते हैं हुकॉक जिबॉन स्टेटस के बारे में। हुल हॉक जो है आपका बेसिकली एक एप स्पीशीज़ है, जो कि सिर्फ और सिर्फ ओनली स्पेशीज़ इंडिया की है। ये कहाँ मिलता है, आपका नॉर्थ ईस्ट में रिस्ट्रिक्टेड है, और इसका जो स्टेटस है ऑब्वियसली बहुत ही फ्रेगमेंटेड है, बिकॉज इसका जो हैबिटेट है वो लॉस हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं सीड बैंक। ये दिल्ली में है। सीड बैंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सीड बैंक का नाम क्या है, सीड बैंक एक्ट अशोला भाटी सेंचुरी, जो कि दिल्ली में है। ये अरावली रेंज में है, अरावली रिज का। ठीक है, बहुत बड़ा आपका है। इससे आपको बहुत सारी नेटिव स्पीशीज़ को आप कंजर्व कर सकते हो, और इसने बहुत सारी स्पीशीज़ से कॉम्बैक्ट भी किया है। जैसे कि आपको मैं बता दूं, ये किसकी कोलैबोरेशन में चलता है, ये आपका बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी की कोलैबोरेशन में चलता है। एक ये वाइटल सोर्सिंग है, बहुत सारी स्पीशीज इसमें जो है जो सीड्स हैं इसमें है, जैसे कि बहुत हार्डली जो मिलती है स्पीशीज़, जैसे कि आपकी दाहू, एक्सेल फूड, वुड ट्री, आपकी रोहिडा और वेरियस इंडिजिनियस ग्रास की यहाँ मिलती है। इसी ने विलायती किक्कर को भी काउंटर किया है, जो कि एक इन्वेजिव स्पीशीज़ है, जिसने नेटिव ग्रोथ और उसको भी विच सप्रेसेस द नेटिव ग्रोथ एंड रिड्यूस बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, अब हम बात करते हैं सप्लाई चेन एंड प्लांटेशन के बारे में। इसका जो टारगेट है कि ये एटलीस्ट जो है 10 लाख सैपलिंग्स जो है एनुअली प्लांट करे, और एक सेकेंड नेटिव नर्सरी बन जाए टू मीट द डिमांड फ्रॉम गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एजेंसीज। तो टारगेट क्या है इसका, 10 लाख सैपलिंग्स जो है एनुअली इसको लगानी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चांगथांग कोल्ड डेजर्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो कि लद्दाख में है। इस पे एक प्रोजेक्ट चल रहा है अभी। इस प्रोजेक्ट को जो है अप्रूवल मिला फॉर क्रूशियल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसमें हमें क्या करना है, इसमें बेसिकली एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर बनेगा चोसुल में, आपका एक एम्यूनेशन स्टोरेज फैसिलिटी बनेगी, आपका ट्रेनिंग नोड एरिया बनेगा अट्टारा फॉर हाई एल्टीट्यूड के लिए। तो अब इसमें जो है, और इसकी जो की फोना जो है वहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या मिलता है, स्नो लेपर्ड मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉल्फिन असिस्टेंट कास्ट नेट फिशिंग के बारे में। ये एक ट्रेडिशनल मेथड है, जिसमें जो है डॉल्फिन और फिशरमैन जो है मिलके कॉपरेट करते हैं और जो है फिश को चेस करते हैं। तो इसको हम बोलते हैं टेक, ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज। नेक्स्ट हम बात करते हैं वल्चर के लिए। मैंने आपको ऑलरेडी पहले बताया था, वल्चर जो है जो आपके जो है उसको खतरा किससे है, आपका डिक्लोफेनेक, जो कि एक पेन किलर है, जो कि ह्यूमंस बहुत कॉमनली कंज्यूम करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ 13 एम्फीबियन स्पीशीज़ जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मिली है। ठीक है, इन स्पीशीज़ का नाम क्या है और किसने ये ढूंढी है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया WII, जो कि देहरादून में इसका हेडक्वार्टर है। प्राइमरली बाय किसने सर्च किया, नाम किसका है, बीतूपान बुर्रा, डॉक्टर अभिजीत दास अलॉन्ग विद डॉक्टर V दीपक फ्रॉम नेचुरल हिस्ट्री एंड म्यूजियम लंदन। जो 13 स्पीशीज़ है वो कौन कौन सी है, बुश फ्रॉग की है, कहाँ से मिली है, आपकी अरुणाचल प्रदेश से 6 मिली है, मेघालय से 3 मिली है, और कहाँ से मिली है, असम से, मिजोरम से, नागालैंड, मणिपुर से। आपको अगर चाहो तो अब इन स्पीशीज़ का नाम मैंने आपको दिया हुआ है, आप इसकी PDF में देख सकते हो, आपको इसकी PDF जो है टेलीग्राम से मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं सी काउ डुगोंग के बारे में। ये बहुत ही वल्नरेबल है, इसकी सिर्फ 200 से 250 ही पॉपुलेशन बची है। इसके जो बच्चा जब देता है, इसका रिप्रोडक्टिव रेट बहुत स्लो है, 3 से 7 साल लग जाते हैं और 1 काफ प्रोड्यूस होने में, और इसकी जो लाइफ है वो 70 ईयर्स तक है। इसको हम फार्मर्स ऑफ द सी भी बोलते हैं, क्योंकि ये सी में नीचे बहुत ज़्यादा मल्चिंग करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है कि सी की जो लाइफ है वो उसकी वजह से फ्रेश और डाइवर्स वेजिटिफिकेशन वगैरह वहाँ पे होता रहता है, वेजिटेशन होता रहता है। तो ये उसको बोलते हैं। ये कहाँ मिलते हैं, इंडिया में कहाँ मिलते हैं, गल्फ ऑफ मन्नार में, पाक बे, गल्फ ऑफ कच्छ, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड में मिलते हैं। इसका जो है अभी जो है फर्स्ट एवर जो है कंजर्वेशन बना रहे हैं, इसका रिजर्व बना रहे हैं, कहाँ पे, पाक बे में 2002 में, जो कि तमिलनाडु में है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगस्त्यमलाई बायोस्फीयर रिजर्व के बारे में, जो कि कहाँ पर है, आपका सदर्न वेस्टर्न घाट में है, जो कि कहाँ पे स्टैंड करता है, आपका बॉर्डर्स बिटवीन केरला एंड तमिलनाडु के बीच में। हाईएस्ट पीक जो है इसकी, जो अगस्त्यमलाई, जो किसके नाम पे पड़ी है, ये आपके एक हमारे ऋषि थे जिनका नाम था अगस्त्य, उन्हीं के नाम पे इसके भी है। और इसकी जो पीक है उसकी हाइट कितनी है, 1868 मीटर का है। ठीक है, और दूसरी चीज़ से हम बात इसमें क्या करेंगे, कहाँ पर है, इसमें आपका केरला में कहाँ पड़ता है, इसका आपका शेंड्रोने पेपरा न्यूमार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तमिलनाडु में कलाकाड मुदनथुराई टाइगर रिजर्व। ये इसका जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर मैं बात करूँ तो वेस्टर्न घाट और श्रीलंका में। वेजिटेशन की बात करूँ तो यहाँ पे क्या है, ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट और मॉन्टेना शोला ग्रीन मोजाइक।
ठीक है, हाई एल्टीट्यूड में मिलती है। अगर मैं की फौना की बात करूँ तो उसमें लॉयन टेल्ड, नीलगिरी तहार और एशियन एलिफेंट एंड बंगाल टाइगर मिलता है। बर्ड्स की मैं बात करूँ तो ग्रेट पिट हॉर्नबिल मिलती है। ये इसकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें है अगस्त्य मिला कहाँ पर, आपको ये याद रखना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं बेलम हेल्थ एक्शन प्लान। मैं ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ कि हमें जो डेंगू मलेरिया जैसे अपनी जो साथ साथ उन सारी चीज़ों को हमने स्टार्टिंग में मैंने बता चुकी हूँ ऑलरेडी, उसको आप देख लेना रिवर्स करके। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल R&D एंड ग्रीन टेक के बारे में। इसमें बेसिकली क्या है कि आपको हर जगह आजकल ग्रीन टेक्नोलॉजी की बात हो रही है, तो हम जितनी भी चीज़ें हैं उसमें हमें ग्रीन टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है। इन्वेस्टमेंट में बेसिकली हमें क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, लाइक बैटरी स्टोरेज जो है, हमें बैटरीज जो है ग्रीन टेक्नोलॉजी यूज़ करनी है, कार्बन कैप्चरिंग हमें ग्रीन करनी है, ग्रीन हाइड्रोजन यूज़ करनी है, जिससे मैसिव जो है इंक्रीज हो सके आपकी गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ वगैरह पे इसमें रिड्यूस कर सके और हमें जो है क्लीन एनवायरनमेंट मिल सके, और इस पर और हमें रिसर्च करनी है इसी के रिगार्डिंग। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है, एक सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है जिसमें हमें ट्रांसफॉर्म करना है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर को। इसमें जो दिया गया है एनुअल जो बजट दिया गया है वो है 24,000 करोड़ का, जिसको 6 साल तक मिलेगा, और ये कहाँ पे, रबी सीजन के लिए दिया गया है। इसमें हमें बेसिकली टारगेट क्या है, हमें 100 ऐसे अंडर परफॉर्मिंग एग्रीकल्चर डिस्ट्रिक्ट को देखना है पूरी कंट्री में से, जिसमें हमें बेनिफिट देना है अप्रॉक्सीमेटली 1.7 करोड़ फार्मर्स को, जिसमें आपके स्मॉल एंड मार्जिनल लैंड होल्डर्स होंगे, उनको हमें इसमें सपोर्ट देना है इस चीज़ के लिए। तो इसका जो स्ट्रेटेजिक पिलर है जिसको हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंस, कंपटीशन एंड कोलैबोरेशन। नेक्स्ट बात करते हैं ग्लोबल मुतारियो प्लेटफॉर्म। ये बेसिकली आपका COP30 से ही रिलेटेड है। इसमें बेसिकली आपको क्या है कि आपको कलेक्टिव जो मुतिराओ है, इसका जो लिटरल मीनिंग होता है इंडिजिनियस ब्राज़ीलियन टर्म में, कि एक कम्युनिटी जिसको साथ मिलकर जो है कलेक्टिवली कोई भी एक काम करना है, इसका बोलते हैं, मतलब हार्वेस्टिंग और बिल्डिंग कलेक्टिवली मिलके करना है। ब्रिजिंग द गैप, हमें जो हमारे जो नेशनल डिटरमाइंड कॉन्ट्रीब्यूशंस है और जो हमें ग्लोबल वार्मिंग जो है 1.5 मीटर के अंदर उसको रखना है, डिग्री के अंदर, उसी के रिगार्डिंग ये बात करता है। ठीक है, और इसमें क्या डिजिटल मोबिलाइजेशन में क्या है, डिजिटल फ्रेमवर्क है ताकि हमें इंटीग्रेटेडली उसको डिसेंट्रलाइज करना है और सेल्फ ऑर्गेनाइज करना है अपने क्लाइमेट इनिशिएटिव को वर्ल्ड वाइडली। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रीन बॉन्ड के बारे में। ग्रीन बॉन्ड क्या है, आपका बेसिकली एक डेट इंस्ट्रूमेंट है जो गवर्नमेंट जो है इशू करती है, और जो उससे गवर्नमेंट को क्या मिलता है, पैसा मिलता है, और जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनको उस पर इंटरेस्ट वगैरह मिल सकता है। तो ग्रीन प्रोजेक्ट कौन कौन से यूज़ होते हैं इसमें, आपका रिन्यूएबल एनर्जी जिसमें आपका सोलर एंड विंड, एनर्जी एफिशिएंट में आपका ग्रीन बिल्डिंग, क्लीन ट्रांसपोर्टेशन में आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल, रेलवे, सस्टेनेबल वाटर एंड वाटर वेस्ट मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, इस सब में। तो आपका ग्रीन बॉन्ड क्या है, आपके एक तरह से डेट इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक पॉजिटिवली इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट इम्पैक्ट के लिए बनाया गया है। ये ग्रीन कूपन होते हैं एक तरह से। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लोबल मीथेन स्टेटस रिपोर्ट के बारे में। इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जो है ये बताया गया है कि 5% जो है, जो प्रोजेक्टेड हमने जो किया है कि 5% हायर है 2030 में देन 2020 में ग्लोबल का जो मीथेन जो निकली है। तो इंडिया की जो पोजीशन है वो 3rd लार्जेस्ट एमिटर है। इंडिया जो है 3rd लार्जेस्ट एमिटर है, और सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, और जो मतलब 3rd लार्जेस्ट है, मतलब 9% जो पूरा ग्लोबल जो आपका ग्रीन हाउस गैस में से मीथेन जो निकल रही है वो इंडिया ही करती है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा कहाँ से निकल रहा है, आपका एग्रीकल्चर से, आपके जो पैडी फील्ड्स होती है वहाँ से सबसे ज़्यादा मीथेन निकलती है, 42% ऑफ ग्लोबल एमिशन। ठीक है, तो ये इसका पूरा का पूरा हुआ है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया की जो रैंकिंग है वो 118 है आउट ऑफ 147 कंट्री। टोटल टॉप कंट्रीज में कौन सी है, फिनलैंड हमेशा 8वीं बार फर्स्ट आई है फिनलैंड, फिर आपकी डेनमार्क और आइसलैंड। ठीक है, कौन कौन से इंडिकेटर्स होते हैं ये आपसे पूछ सकते हैं, GDP पर कैपिटा, सोशल सपोर्ट, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जेनरसिटी, परसेप्शन ऑफ करप्शन। तो ये 6 इंडिकेटर्स पे ये आपकी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट बनती है। इंडिया की रैंक 118। फिर हम बात करते हैं ई फ्लो मतलब इकोलॉजिकल फ्लो के बारे में बात कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी पीछे भी देखा था, मतलब हमने जो रिवर है उसका मेन जो फ्लो है उसको रोकना नहीं है, वो जहाँ तक जाएगी वो जाए अपने नेचुरल वे में, और उससे क्या होगा आपकी, और उसको एक साफ सुथरा पानी मिले, क्वांटिटी एंड टाइमिंग जो है एंड क्वालिटी ऑफ वाटर फ्लो रिक्वायर्ड इन अ रिवर, उसको एक साफ पानी मिले, उससे क्या होगा आपकी एक्वेटिक लाइफ को भी सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा आपकी जो जितने भी आपके जो नेचुरल फंक्शंस है वो उसको सपोर्ट करेंगे, लाइक फिशेज एंड डॉल्फिन वगैरह, वो उसमें होगा। तो कौन सी मिनिस्ट्री देख रही है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति देख रही है, फ्रॉम कौन से मिशन के थ्रू, जल मिशन फॉर क्लीन गंगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं बायो रेमेडिएशन के लिए। ये बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, कॉस्ट इफेक्टिव सस्टेनेबल ऑल्टरनेटिव है ट्रेडिशनली टू क्लीन अप दी मेथड फॉर टैकलिंग दी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। तो बहुत सारी चीज़ों में आजकल बायो रेमेडिएशन जो है यूज़ हो रहा है। उससे क्या होगा, आपका रिवर क्लीन अप कर रहे हैं, ठीक है, वेस्ट ट्रीटमेंट में कर रहे हैं, अर्बन सीवेज ट्रीटमेंट में ये टेक्निक यूज़ हो रही है। तो ये टेक्निक बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो इससे हमें वेस्ट ट्रीटमेंट को, पॉल्यूशन को रिड्यूस करने में हेल्प मिल रही है। नेक्स्ट मैं बात करती हूँ जियो इंजीनियरिंग टेक्निक के बारे में। इसमें बेसिकली आप जैसे जियो इंजीनियरिंग टेक्निक से आपने क्लाउड्स में इंजेक्ट कर दिया एरोसॉल्स स्ट्रेटोस्फीयर में, जिससे आप क्या करोगे, आप वो जो सनलाइट जो है उसको वापस वो रिफ्लेक्ट कर देंगे और इससे जो अर्थ का टेम्परेचर है वो थोड़ा सा कूल कर सकेंगे। लेकिन इसकी जो कंट्रोवर्सी निकल के ये आ रही है कि इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा सीरियस इंपैक्ट आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं। और जो लास्टली अब देखते हैं WW 2025 की थीम क्या है, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे में। जो इस बार जो 2025 की जो थीम रही है वो है वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। तो ये मैंने ऑलमोस्ट आपके जो है 99 यहाँ पे लिखा हुआ है, ऑलमोस्ट 100 के मैंने अप्रॉक्सीमेटली आपके करंट अफेयर्स मैंने इसमें कवर कर लिया है। मैं इसकी एक 500 MCQ की एक वीडियो ज़रूर लेकर आऊँगी। ये पूरा का पूरा मैंने करंट अफेयर्स इसमें कवर कर दिया 1 साल का। अगर कुछ छूट जाएगा, मुझे लगता है कुछ और इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी दिसंबर में कुछ और डेज बचे हैं, तो मैं भी वो पूरा लेकर आऊँगी। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगे। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट में ज़रूर ना। इसकी PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक मैं आपको नीचे प्रोवाइड करा दूँगी। थैंक यू।